हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्कूल ऑफ फिजिक्स के आपके इस अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी, वन शॉट सीरीज का अगला चैप्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी तो पहले डिफाइन कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट हम लोग कुछ ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये हमारे पास कोई एक कंडक्टर, ठीक है, और इस कंडक्टर के इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से, ये हमारे पास कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसका, तो इस कंडक्टर के इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से फॉर सम रीजन मान लेते हैं हम लोग कि कुछ चार्ज फ्लो करके जा रहे हैं। क्यों फ्लो हो रहा है तो उसके पीछे की कहानी हम लोग चैप्टर में आगे आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो वैसे वैसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक बार के लिए मान लेते हैं टाइम इंटरवल टी से लेकर के टी प्लस डेल्टा टी टाइम के अंदर जो चार्ज फ्लोन है वो डेल्टा क्यू है। तो ऐसे में हम लोग डिफाइन करते हैं यहां पर करंट की एवरेज वैल्यू। कौन सी वैल्यू? एवरेज वैल्यू। ये एवरेज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो एवरेज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। डेल्टा क्यू हो गया चार्ज फ्लोन, डेल्टा टी हो गया टाइम टेकन, यानी एवरेज करंट चार्ज फ्लोन बाई टाइम टेकन। ये जो चार्ज फ्लोन है वो एक फाइनाइट चार्ज है और टाइम टेकन भी फाइनाइट टाइम है। इसी तरीके से यदि मैंने टाइम इंटरवल बहुत छोटा लिया होता, मान लेते हैं टाइम इंटरवल टी से लेकर के dt टाइम के अंदर अंदर जो चार्ज फ्लोन है, कहां से चार्ज फ्लोन? तो इसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो चार्ज फ्लोन है वो एक इनफाइनाइटली स्मॉल चार्ज है dq। तो ऐसे में आप डिफाइन कर सकते हैं करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू कि एक इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगा। तो इंस्टेंटेनियस करंट यानी एक इंस्टेंट पे करंट क्या होगा, तो dq बाई dt, ठीक है। तो क्या है करंट? इलेक्ट्रिक करंट है टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया। समझ गए? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। बताइए, करंट स्केलर है या वेक्टर है? तो ऑब्वियस सी बात है कि करंट एक स्केलर टर्म है। स्केलर टर्म इसलिए है क्योंकि इसके पास अपना मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, उसके बाद भी ये स्केलर अलजेब्रा फॉलो करता है। मेरे कहने का मतलब है कि ये एक वायर है, यहां से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू 3 एम्पियर, ये कोई दूसरा वायर, यहां से फ्लो होने वाला करंट 2 एम्पियर, तो इस वायर में हमेशा करंट 5 एम्पियर फ्लो होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ ये बीच का एंगल थीटा क्या है। ओके, तो ये स्केलर अलजेब्रा फॉलो करता है, इसीलिए ये एक स्केलर टर्म है। एसआई यूनिट क्या होगा? तो एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक करंट के लिए चार्ज पर सेकेंड यानी कि कूलम पर सेकेंड विच इज एम्पियर। तो 1 एम्पियर करंट कहने का मतलब है 1 कूलम बाई 1 सेकेंड, ठीक, ओके ना। अच्छा, इस dq के एक्सप्रेशन से मतलब i इज इक्वल टू dq बाई dt से हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं कि दिस dq इज इक्वल टू i टाइम्स ऑफ dt, ठीक है ना। तो यदि हम लोग कल को एक ग्राफ बना लें, इसमें y एक्सिस के अलोंग करंट ले लें, x एक्सिस के अलोंग टाइम ले लें, और करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ कुछ ऐसा है, तो करंट वर्सेस टाइम ग्राफ के अंडर का ये जो एरिया है, ये एरिया क्या है? तो ये एरिया i dt ही तो होगा। मेरे कहने का मतलब है i dt का इंटीग्रेशन ही तो होगा। तो इस IT ग्राफ के अंडर का जो एरिया है वो एरिया आपको बता रहा होगा टोटल चार्ज फ्लोन। तो टोटल चार्ज फ्लोन इज इंटीग्रेशन ऑफ I dt होगा, ठीक है। क्लियर सी बात, ओके ना, ठीक है। तो एक बार के लिए जैसे हम लोगों ने करंट डिफाइन कर लिया, तो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी क्या होता है सुनिएगा। नेक्स्ट, करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट डेंसिटी बताइए। करंट डेंसिटी एक वेक्टर टर्म है। करंट डेंसिटी एक वेक्टर टर्म है, इसीलिए मैंने जे के ऊपर एक एरो लगा दिया, ठीक है। करंट डेंसिटी क्या होता है? देखिए, तो ये वापस से हमारे पास वही कंडक्टर है जिससे हम लोग करंट के बारे में बात कर रहे थे। ये इस कंडक्टर के अंदर का ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं कि एरिया इज इक्वल टू ए। यहां से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू आई है। तो करंट डेंसिटी डिफाइन किया जाता है किसी कंडक्टर से करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट डेंसिटी होता है करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये तो इसका मैग्नीट्यूड हुआ डायरेक्शन के लिए। अब ये जो सरफेस है, इस सरफेस का एरिया वेक्टर भी इसी दिशा में होगा। भाई ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो एरिया वेक्टर कहाँ होता है?
सरफेस से 90 डिग्री के एंगल पर। तो अपने इस एक्सप्रेशन को मैं ए कैप से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ए कैप क्या है? ए कैप यूनिट वेक्टर है एरिया वेक्टर की दिशा में। आ रही है बात समझ? ठीक है, तो ये है हमारे पास करंट डेंसिटी, यानी कि करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ऑलराइट, यहां से यदि आपको इलेक्ट्रिक करंट का एक्सप्रेशन लिखना हो तो इलेक्ट्रिक करंट डिफाइन किया जाएगा जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर से, यानी करंट इज इक्वल टू जे इंटू ए इंटू कॉस थीटा होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। मेरे कहने का मतलब है कि मान लेते हैं कभी आपने क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसा ले लिया, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसा होगा, इलेक्ट्रिक करंट है इस दिशा में, तो इलेक्ट्रिक करंट और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? थीटा। ओके, तो इस ये जो एरिया वेक्टर है, इस एरिया वेक्टर का एक कंपोनेंट करंट की दिशा में होगा और दूसरा कंपोनेंट इस करंट से 90 डिग्री के एंगल पर होगा। ठीक है, तो ये जो हम लोग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ले रहे हैं ना, ये वो वाला एरिया है जो करंट फ्लो से 90 डिग्री के एंगल पर है, यानी कि एरिया वेक्टर करंट की दिशा में। आई होप वाली बात सही है, तो ये याद रखिएगा, ये करंट का एक्सप्रेशन। ठीक है, करंट डेंसिटी क्या है? तो सॉरी, करंट डेंसिटी क्या है? एक वेक्टर टर्म है, तो वेक्टर टर्म है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, कहां होगी? तो करंट डेंसिटी की डायरेक्शन अलोंग करंट होता है, अलोंग करंट, जिधर करंट है उधर ही करंट डेंसिटी होता है। करंट डेंसिटी के लिए ऐसा यूनिट क्या होगा? तो करंट डेंसिटी के लिए ऐसा यूनिट इज एरिया पर मीटर स्क्वायर। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए, तो नेक्स्ट है हमारे पास, इन दो छोटे छोटे टर्म्स को हम लोग एक बार के लिए पहले डिफाइन करते हैं। पहला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और दूसरा है रिलैक्सेशन टाइम। तो अभी तक कंडक्टर के बारे में आप समझ चुके हैं ना, कि जैसे ये हमारे पास कोई एक कंडक्टर, तो इस कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की भरमार होती है। ठीक है, ये वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिसने न्यूक्लियस के अबाउट घूमना छोड़ दिया है, और ये कंडक्टर के अंदर जस्ट एक रैंडम मोशन परफॉर्म कर रहे हैं बहुत हाई वैल्यू ऑफ वेलोसिटी से, जिसे हम लोग थर्मल स्पीड बोलते हैं, थर्मल वेलोसिटी बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन का जो रैंडम मोशन है, ये इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन कुछ ऐसा हो रहा होता है कि इस रैंडम मोशन में इलेक्ट्रॉन किसी भी डायरेक्शन को कोई प्रेफरेंस नहीं देता है, जस्ट वो रैंडमली भाग रहा होता है। तो इस रैंडम मोशन की वजह से कंडक्टर में कोई करंट नहीं बनता है। करंट किसकी वजह से बनेगा? तो करंट ड्रिफ्ट की वजह से बनेगा, उसको हम लोग अभी डिफाइन करते हैं। सबसे पहले एक बार के लिए ये समझ लीजिए कि ये जो रैंडम मोशन है, दिस रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर फॉर्म्स नो करंट, फॉर्म्स नो करंट। ठीक है, इसी को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि ये जो वेलोसिटी की वैल्यू होगी, ये जो रैंडम मोशन की वजह से जो बनने वाली वेलोसिटी है, उसकी एवरेज वैल्यू कितनी होगी? उसकी एवरेज वैल्यू 0 होगी, इसीलिए कोई करंट वगैरह नहीं बनता है। समझ गए? करंट कहां बनता है, किसकी वजह से बनता है? तो चलिए आइए उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, ये है जैसे हमारे पास एक कंडक्टर, तो इस कंडक्टर के अक्रॉस हम लोग क्या कर रहे हैं? इस कंडक्टर के अक्रॉस हम लोग एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट करते हैं? तो सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए आपको इसके अक्रॉस एक बैटरी कनेक्ट करना पड़ेगा। ये बैटरी की हायर साइड है तो इस साइड का पोटेंशियल ज्यादा, ये बैटरी की लोअर साइड है तो इस साइड का पोटेंशियल कम। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के आ जाने की वजह से क्या होगा? तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के आने की वजह से इस कंडक्टर के अंदर का जैसे कोई एक फ्री इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर, यदि ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहां से चलते 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 जाता और यहां कहीं पहुंचता। लेकिन जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो अब इस इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, कौन सा फोर्स काम कर रहा है? तो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक विच इज इक्वल टू Q इंटू ई के बराबर। तो Q तो हो गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई इंटू ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये फोर्स सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन में नहीं काम कर रहा है, जितने भी इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर के अंदर प्रेजेंट है सब पर यही फोर्स काम कर रहा है। ओके, तो इस फोर्स की वजह से क्या होगा? इस फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहां ना जाकर के कहीं यहां पहुंचेगा। ठीक है, ऑलराइट। तो ये हम लोग कह सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन पहुंचना चाहिए था यहां, ये पहुंच रहा है यहां। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में इतने डिस्टेंस से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो गया। क्या वर्ड यूज कर रहे हैं बताइए? ड्रिफ्ट हो गया।
तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये तो हर इलेक्ट्रॉन की अलग अलग होगी, ऑलराइट। तो हम लोग हमेशा इस कंडक्टर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एवरेज वैल्यू डिफाइन करेंगे, और ये एवरेज वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, तो वेलोसिटी ड्रिफ्ट की जो एवरेज वैल्यू होगी दैट इज इनिशियल एवरेज वैल्यू प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम एवरेज, यही होगा, ठीक है। तो ये जो इनिशियल एवरेज वैल्यू है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के आने के पहले का है, और ये इनिशियल एवरेज वैल्यू जो है वो यही रैंडम मोशन है इलेक्ट्रॉन का, और इस रैंडम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी की एवरेज वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्टिंग तभी स्टार्ट हुई जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया, और उसी ड्रिफ्टिंग की वजह से करंट बनता है, ठीक। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास m। तो ये एक्सेलरेशन आ रहा है माइनस टाइम्स ऑफ E बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये लीजिए, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एवरेज वैल्यू, इसका एक्सप्रेशन याद रखिएगा कि एवरेज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एवरेज वैल्यू इज माइनस टाइम्स ऑफ E इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मास m इनटू ये जो टाइम एवरेज है इसे हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं। ये टाउ क्या है ये भी सुन लीजिए, यही हमारा दूसरा टॉपिक था, रिलैक्सेशन टाइम। तो ये जो टाउ एवरेज है दिस इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। जैसे ये कोई एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से आगे गया, ये किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से लेट से टाउ 1 टाइम के बाद कोलाइड हो गया, यही इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से या न्यूक्लियस से टाउ 2 टाइम के बाद कोलाइड हो गया, यही इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा यहां किसी तीसरे इलेक्ट्रॉन से टाउ 3 टाइम के बाद कोलाइड हो गया, ठीक है। तो इन सभी टक्कर्स के बीच का ये जो टाइम इंटरवल है उसी की मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू इज कॉल्ड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। यानी दो टक्कर के बीच का जो मीन टाइम इंटरवल है उसी मीन टाइम इंटरवल को हम लोग एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। तो ये टाउ एवरेज इज जस्ट इक्वल टू टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 अप टू टाउ n बाई n होता है, ठीक है। दिस इज मीन टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, मीन टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, समझ गए। तो उसी को हम लोगों ने इधर लिखा है। ये जो रिलैक्सेशन टाइम है ये बताइए टेम्परेचर के साथ इसका कैसा रिलेशन होगा। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल एनर्जी बढ़ती है, तो अब टक्कर जल्दी जल्दी होगा, ठीक है। तो इस टाउ के बारे में ये याद रखिएगा, क्या याद रखेंगे टाउ के बारे में, टाउ के बारे में ये याद रखिएगा कि जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती है, और एनर्जी बढ़ेगी तो अब वो जल्दी जल्दी टकराएंगे, तो रिलैक्सेशन टाइम कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम हो जाएगा, प्रोवाइडेड इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रखना है, क्योंकि E और M तो वैसे भी कांस्टेंट ही, समझ गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये पहले मैं ड्रॉ कर, तो नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। एक बार के लिए ऐसा समझ लीजिए कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के इस साइड को हम लोग किसी हायर पोटेंशियल से कनेक्ट कर देते हैं और इस साइड को लोअर पोटेंशियल से। तो इस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म होगा, डायरेक्टेड होगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, ठीक है। मान लेते हैं कि इस रीजन में हमारे पास कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगना स्टार्ट हुआ इधर की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, उस पर फोर्स कहां लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ ड्रिफ्ट होना स्टार्ट होंगे, ड्रिफ्ट होना कितनी वेलोसिटी से, तो जो इनके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी Vd उससे। तो किसी टाइम t इज इक्वल टू टी पर यहां पर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन हैं जो इस रीजन पर प्रेजेंट हैं, और एक छोटे से टाइम इंटरवल dt में, यानी कि जैसे ही टाइम t प्लस dt हुआ तो ये सारे इलेक्ट्रॉन चलकर यहां से यहां गए। ओके, इन्होंने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया dt टाइम के अंदर, तो dt टाइम के अंदर ये सारे इलेक्ट्रॉन ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल करके आगे बढ़ेंगे, विच इज Vd इंटू dt के बराबर है, ठीक। इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोगों ने A असाइन कर लिया है, कंडक्टर की लेंथ हमारे पास L है, और इस कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से मेरे कहने का मतलब है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, वो कितना है, स्मॉल n है। चलिए हमें करंट लिखना है, तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है,
करंट इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है। डी क्यू वो छोटा सा चार्ज है। कौन सा छोटा सा चार्ज? तो ये वो छोटा सा चार्ज है जो इस शैडेड रीजन में प्रेजेंट है, क्योंकि डी टी टाइम के अंदर ये सारे चार्जेस t इज इक्वल टू टी से t इज इक्वल टू डी टी टाइम पर ये यहां से उठ के यहां आ गए। ठीक है, मतलब ये वो शैडेड रीजन में जो प्रेजेंट चार्ज है वो डी टी टाइम में फ्लो हुआ है, ड्रिफ्ट हुआ है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फॉर्म हुआ है। तो dq को क्या लिखेंगे बताइए? dq इज इक्वल टू एक यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है वो n है, इनटू इस छोटे से रीजन का एक छोटा सा वॉल्यूम होगा, उसको मैं dv बोल देता हूं। ठीक है, ये तो इतने तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए जो ड्रिफ्ट हुए। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है e के बराबर। इसे हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे? इसे हम लोग dt से डिवाइड कर देंगे। तो ये लीजिए इलेक्ट्रिक करंट कितना आ गया? n इंटू dv यहाँ का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू ये लेंथ। ये लेंथ कितना है? लेंथ है vd इंटू डी टी इंटू ई डिवाइडेड बाई डी टी। ये dt से dt कैंसिल आउट हो गया। इलेक्ट्रिक करंट का एक्सप्रेशन हमारे पास आ चुका है NEA/VD। NEA/VD ये एक्सप्रेशन आपको बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक करंट इज NEA/VD है। ठीक है, एक बार हमारे पास करंट आ गया तो नेक्स्ट हम लोग यहीं पे करंट डेंसिटी भी निकाल लेते हैं। क्या निकाल रहे हैं? करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी J ये एक वेक्टर टर्म है। तो करंट डेंसिटी कैसे डिफाइन करेंगे बताइए? तो करंट डेंसिटी J वेक्टर इज इक्वल टू I अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया A होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट का एक्सप्रेशन हमारे पास है ही सही कि दिस इज इक्वल टू NEA/VD डिवाइडेड बाई A। A से A कैंसिल आउट हो गया। क्योंकि करंट डेंसिटी एक वेक्टर टर्म है, जब आप वेक्टर एक्सप्रेशन इसका लिख रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन को साइन के साथ पुट कर दीजिएगा। दिस इज -n इंटू ई इंटू वी वेक्टर होगा। ये लीजिए, ये माइनस साइन भी हमें क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है तो उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में करंट डेंसिटी है, और जिधर करंट डेंसिटी होता है उधर ही तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो यहां से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस वायर में यदि इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ ड्रिफ्ट हुए तो हम लोग ये बोलेंगे कि इस वायर में जो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से अपोजिट दिशा में। यदि इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट ऐसा हुआ है तो करंट ऐसा। ठीक है, समझ गए? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओम्स लॉ एंड इट्स डेरिवेशन। चलिए पहले मैं डिराइव करके दिखा देता हूं कि ये है हमारे पास एक कंडक्टर, तो नेक्स्ट है हमारे पास ओम्स लॉ एंड इट्स डेरिवेशन। एक काम करते हैं, पहले ओम्स लॉ डिराइव कर लेते हैं फिर स्टेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कोई कंडक्टर है। इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, लेंथ L है, यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी N है। इस कंडक्टर के दोनों टर्मिनल के क्रॉस हम लोगों ने एक पोटेंशियल डिफरेंस बनाया है, यानी एक साइड का पोटेंशियल ज्यादा दूसरी साइड का पोटेंशियल कम। तो हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हुआ ऐसा, करंट बना ऐसा। ठीक है, ये करंट आप क्या लिखेंगे बताइए? तो इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू N इंटू E इंटू A इंटू VD। ठीक है, आई होप ये बात सही है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोगों ने अभी लिखा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू टाउ। टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम। एक काम कीजिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को उठाकर यहां से यहां रख देते हैं। तो यहां से करंट I का एक्सप्रेशन हमारे पास आ रहा है NEA इंटू ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू विच इज E इंटू ई बाई मास m इंटू टाउ। तो करंट का एक्सप्रेशन आ रहा है हमारे पास करंट का एक्सप्रेशन हमारे पास आ रहा है NE² इंटू A इंटू टाउ बाई मास m इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखेंगे? यदि कंडक्टर की लेंथ L है और इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर हम लोगों ने E लिख रखा है, तो हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V इज इक्वल टू E इंटू डी के बराबर होता है। ये D इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग वाला डिस्टेंस होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग वाला डिस्टेंस कितना है? L। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इसके दोनों टर्मिनल के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस बाई लेंथ L। मैं डेल्टा V को V लिख देता हूं क्योंकि डेल्टा V से मेरा मतलब है V माइनस 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख रहे हैं बताइए? V बाई L लिख रहे हैं। ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट I। तो यहां से यदि आप गौर से देखें तो V इज इक्वल टू M
अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए, ये एल भी ऊपर आ गया, ठीक है, इनटू करंट है, तो V इज इक्वल टू करंट I इंटू ये समथिंग समथिंग है, ये जो समथिंग समथिंग है यही समथिंग समथिंग आपका क्या कहलाता है, तो यही समथिंग समथिंग आपका रेजिस्टेंस कहलाता है, दिस इज रेजिस्टेंस, ठीक है। इसको हम लोग अभी अलग से भी डिफाइन कर लेंगे। तो यहां से हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आ रहा है कि दिस V इज इक्वल टू I इंटू R, ठीक। तो स्टेटमेंट हम लोग क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट ये है ओम्स लॉ का, कि आपके पास ये कोई एक कंडक्टर, ठीक है, ये हमारे पास कोई एक कंडक्टर, कंडक्टर के एक साइड का पोटेंशियल है Vx, दूसरी साइड का पोटेंशियल है Vy। तो हमेशा इस कंडक्टर में फ्लो होने वाला जो करंट है वो करंट कहां डायरेक्टेड होगा, तो करंट हमेशा फ्लो होता है हाईयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो यदि पोटेंशियल ऑफ x ज्यादा बड़ा है पोटेंशियल ऑफ y से, तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होगी x से y की तरफ, ठीक है, x से y की तरफ। और इस करंट को आप क्या लिखेंगे, तो फ्लो होने वाला जो इलेक्ट्रिक करंट I है, दिस I इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय अ कांस्टेंट व्हिच इज रेजिस्टेंस R, ठीक है। तो करंट I का एक्सप्रेशन है I इज इक्वल टू Vx माइनस Vy डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस R, ठीक। तो स्टेटमेंट ये है ओम्स लॉ का, जो स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है वो ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस किसी कंडक्टर के दोनों एंड के क्रॉस जो आप लगाते हैं, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यहां से फ्लो होने वाले करंट, मतलब जितना बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा करंट, प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशंस जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारी चीजें आप ना चेंज कर रहे हो, ठीक है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो मैं फिर से उसी बात को लिखूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू I इंटू R। लेकिन यहां से ये भी जरूर याद रखिएगा क्या, कि करंट किसी कंडक्टर में हमेशा हाईयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है, और करंट I इज इक्वल टू ये पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस R है। रेजिस्टेंस R क्या है, तो ये R का एक्सप्रेशन हम लोगों ने यहां पर लिखा हुआ है कि ये जो रेजिस्टेंस R है दिस इज इक्वल टू ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू लेंथ ऑफ कंडक्टर डिवाइडेड बाय NE स्क्वायर टाउ इनटू A के बराबर, ठीक है, सिंपल है ना। तो इस स्टेटमेंट के बेसिस पर यदि हम लोग ये y एक्सिस के अलोंग पोटेंशियल ले लें और x एक्सिस के अलोंग करंट ले लें, तो पोटेंशियल वर्सेस करंट का ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन आएगा, और ये जो इसका स्लोप होगा, स्लोप से मेरा मतलब है ये x एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल थीटा। तो यही एंगल थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस एंगल थीटा के tan की वैल्यू इज रेजिस्टेंस R है, यानी VI ग्राफ में जितना बड़ा स्लोप होगा उस एलिमेंट का उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। VI ग्राफ में यदि ग्राफ उल्टा कर देंगे तो दैट विल बी 1/R, जिसको अभी हम लोग आगे चल के कंडक्टेंस के नाम से डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। इसमें एक चीज और रहता है, वो ये है, देखिए कि ये हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट लिखा है, करंट I इज इक्वल टू NEAVD, करंट I क्या लिखा है, तो I इज इक्वल टू N इंटू A इंटू E इंटू VD। एक काम कीजिए, तो ये करंट को I से डिवाइड कर दीजिए, तो करंट बाई एरिया इज करंट डेंसिटी J वेक्टर विच इज माइनस N इंटू E इंटू VD वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। और वो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमारे पास एक्सप्रेशन है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस N इंटू, सॉरी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो हमारे पास एक्सप्रेशन है कि माइनस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, तो दिस इज इक्वल टू माइनस E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड बाई मास M इंटू टाउ। तो इसको हम लोग यहां रख देते हैं, तो यहां से करंट डेंसिटी का एक्सप्रेशन क्या आ गया, ये आ रहा है NE स्क्वायर इंटू टाउ डिवाइडेड बाई मास M इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। तो इसी एक्सप्रेशन, जहां कहीं पर भी हमें पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड और लेंथ के बीच का रिलेशन चाहिए होगा, तो आई होप ये याद होगा, दिस dv इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट dr वेक्टर होता है। तो इसको यदि आप इंटीग्रेट कर देंगे तो कंडक्टर के अंदर बनने वाला ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। तो इसके दोनों टर्मिनल के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस मैं डेल्टा V लिख देता हूं, दिस इज इक्वल टू ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकाला और ऐसे सारे dr जोड़ देंगे, तो दैट विल बी इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड और लेंथ के बीच का ये रिलेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिएगा नेक्स्ट।
नेक्स्ट ये चार टर्म हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। एक है रेजिस्टेंस, दूसरा कंडक्टेंस, फिर रेजिस्टिविटी और लास्ट वन इज कंडक्टिविटी। तो पहला रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस बेसिकली जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर करंट के फ्लो को, करंट के ग्रोथ को एक ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करता है, एक ऑपोजिशन ऑफर करता है। वही ऑब्स्ट्रक्शन या ऑपोजिशन ऑफर्ड का मेजरमेंट रेजिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, इस रेजिस्टेंस के लिए बकायदा हमारे पास क्या सब फॉर्मूले हैं? तो रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू, एक तो आपने लिख लिया डेल्टा वी बाई आई, मतलब आपको किसी कंडक्टर के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, करंट दे रखा है, तो रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। अदरवाइज ये जो रेजिस्टेंस होता है, ये रेजिस्टेंस डेल्टा वी और आई पर डिपेंड नहीं करेगा। ये तो ओम्स लॉ में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि आप डेल्टा वी बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, डेल्टा वी घटाएंगे तो करंट घटेगा। रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। ये रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करेगा? तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोगों ने अभी अभी लिखा, ml डिवाइडेड बाय ne स्क्वायर टाउ इनटू a। ठीक है, अब इसमें भी यदि आप देखें तो ये m अपॉन ne स्क्वायर टाउ, ये तो बिल्कुल ही कांस्टेंट है। यदि आपने टेम्परेचर नहीं चेंज किया है तो इसमें से एक भी टर्म चेंज नहीं होगा, क्योंकि m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर डेंसिटी है, किसी मटेरियल के लिए फिक्स होता है। ये टाउ हमारा रिलैक्सेशन टाइम है, जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। ऑलराइट, ऑलराइट, तो इस चीज को हम लोग लिख देते हैं, दिस इज रो, दिस इज रेजिस्टिविटी, दिस इज रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो यहां से हमारे पास रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन क्या है बताइए? तो रेजिस्टेंस है रो इंटू एल बाई ए, यानी रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करेगा? तो शेप साइज ज्योमेट्री। ऑलराइट, शेप साइज ज्योमेट्री से मेरा मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। ये रो तो हो गया आपका नेचर ऑफ द मटेरियल वाली बात, कि जो कंडक्टर होगा बढ़िया उसका रेजिस्टेंस कम होगा, इंसुलेटर का रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होता है। ऑलराइट, इसके साथ साथ ये रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा, उसको हम लोग अभी आगे चल के देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस एक स्केलर टर्म है, स्केलर टर्म, स्केलर टर्म है। और इसकी एसआई यूनिट क्या है? तो इसकी एसआई यूनिट है ओम्स, है ना? चलिए समझ गए, ये रेजिस्टेंस है। दूसरा टर्म हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? तो सेकंड है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी बोलिए या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलिए। तो जैसे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग लिख रहे हैं R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, तो यही रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल। ठीक है, तो डिफाइन तो ऐसे करेंगे कि यदि लेंथ आपने 1 मीटर का ले लिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया आपने 1 मीटर स्क्वायर का ले लिया, तो रेजिस्टेंस इज सेम एज रेजिस्टिविटी, यानी रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलिमेंट इज सेम एज इट्स रेजिस्टेंस इफ इट हैज यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। और इस रेजिस्टिविटी का मतलब आपको पता है ही कि रेजिस्टिविटी क्या है? तो रेजिस्टिविटी इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन नंबर डेंसिटी इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर इनटू ये रिलैक्सेशन टाइम। तो रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ कब बदलेगा? रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ तभी बदलेगा जब आप टेम्परेचर बदल रहे हैं, अदरवाइज नहीं बदलेगा फॉर अ गिवन मटेरियल, फॉर अ गिवन मटेरियल। ये ठीक है। तीसरा टर्म है हमारा कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को हम लोग G से डिनोट करते हैं, और कंडक्टेंस कुछ नहीं बस रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस का। कंडक्टेंस G इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, यानी G इज इक्वल टू 1 बाई आर। G इज इक्वल टू 1 बाई आर से मेरे कहने का मतलब है 1 अपॉन रो एल बाई ए है, यानी तो G इज इक्वल टू, जैसे R इज इक्वल टू V बाई आई था, तो G इज इक्वल टू I अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस V होता है। ठीक है, मतलब कंडक्टर की वो एबिलिटी जिसकी वजह से वो अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराता है, उसी चीज का मेजरमेंट कंडक्टेंस होता है। कंडक्टेंस के लिए एसआई यूनिट क्या लिखेंगे? तो इसके लिए एसआई यूनिट इज इक्वल टू ओम इनवर्स होता है। ठीक है, इसी ओम इनवर्स को हम लोग उल्टा करके MHO भी लिख देते हैं। ओके, तो रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टिविटी हो गया, कंडक्टेंस हो गया, तो लास्ट वन इज कंडक्टिविटी। लास्ट वन क्या है? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, और दिस कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। बस इस रेजिस्टिविटी का उल्टा, जैसे रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, तो रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी। और क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन? तो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन, इसका एक्सप्रेशन था
R इंटू ए बाई ये L ऊपर आ गया, यानी L डिवाइडेड बाई आर ए। ठीक है, इसको उल्टा कर दीजिए, दिस इज सेम एज n इंटू ई स्क्वायर इंटू टाउ डिवाइडेड बाई m। अच्छा, मैं इसकी यूनिट लिखना भूल गया, तो इसके लिए जो SI यूनिट है वो क्या है? इसके लिए SI यूनिट है ओम मीटर, ठीक है ना, ओम मीटर। तो इसके लिए SI यूनिट क्या होगा? इसके लिए SI यूनिट होगा, इसके लिए SI यूनिट होगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, कम से कम इतना इन चारों चीजों के बारे में याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट है टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक, तो ये है हमारे पास कोई एक एलिमेंट, इस एलिमेंट का इनिशियल रेजिस्टिविटी रो नॉट, कब? तो जब टेम्परेचर इसका T नॉट। ठीक है, जैसे ही हम लोगों ने इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, मान लेते हैं कि इसका जो टेम्परेचर है वो T नॉट से बढ़ाकर आपने डेल्टा T कर दिया, तो इसमें रेजिस्टिविटी में भी चेंज आ जाएगा। रेजिस्टिविटी में क्यों चेंज आएगा? क्योंकि जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, थर्मल एनर्जी बढ़ेगी तो रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स अब ज्यादा जल्दी टकराएंगे, रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, है ना। ओके, हाँ, तो किसी टेम्परेचर T नॉट प्लस डेल्टा T पर अब जो इसका नया रेजिस्टिविटी है रो नॉट, या इस रेजिस्टिविटी में आने वाला जो चेंज है, वो चेंज इन रेजिस्टिविटी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू राइज इन टेम्परेचर होता है। मतलब आप जितना ज्यादा टेम्परेचर में चेंज करेंगे उतना ज्यादा रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होगा। ऑलराइट, इसके साथ साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टिविटी भी होता है, यानी शुरुआत में मेटालिक वायर की रेजिस्टिविटी जितनी ज्यादा होगी तो उसमें इंक्रीमेंट भी उतना बड़ा आएगा। तो इन दोनों बातों को समराइज करके हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दिस चेंज इन रेजिस्टिविटी इज इनिशियल रेजिस्टिविटी इनटू अ कांस्टेंट इनटू डेल्टा T। ठीक है, इसी कांस्टेंट को हम लोग लिख लेते हैं, दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट रेजिस्टिविटी पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। इसे कहते हैं दिस इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। दिस इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी या टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक, तो यहां से ये बताइए कि आप फाइनल रेजिस्टिविटी क्या लिखेंगे? तो फाइनल माइनस इनिशियल इज चेंज, दिस इज इक्वल टू इनिशियल रेजिस्टिविटी इनटू अल्फा इनटू डेल्टा T। तो फाइनल रेजिस्टिविटी इज इनिशियल रेजिस्टिविटी इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। ये फाइनल रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन है। ठीक है, अच्छा, ये जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो इट इज चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट रेजिस्टिविटी पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। मतलब यदि रो नॉट और डेल्टा T आपका 1 यूनिट का हो जाए तो जो चेंज इन रेजिस्टिविटी है वही अल्फा है। ओके, तो इसके लिए SI यूनिट जरूर याद रखिएगा कि SI यूनिट कितना हो जाएगा? तो ये ओम मीटर से ओम मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, बस ये केल्विन इनवर्स होगा। तो जैसा वेरिएशन रेजिस्टिविटी में है लगभग वैसा ही वेरिएशन रेजिस्टेंस में होता है, क्योंकि एक बार के लिए लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया में आने वाले चेंजेस हम लोग इग्नोर कर देते हैं। ओके, तो इसीलिए हम लोग ये कहते हैं यदि रेजिस्टिविटी में ये चेंज है तो सिमिलरली जो रेजिस्टेंस में चेंज है डेल्टा R, दिस इज इक्वल टू R नॉट इंटू अल्फा इंटू डेल्टा T। हेंस जो फाइनल रेजिस्टेंस होगा वो इनिशियल रेजिस्टेंस इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा T के बराबर। ओके, तो आपको ये एक्सप्रेशन, मतलब दोनों में से कोई सा भी एक एक्सप्रेशन याद रख लीजिए तो आपका काम तो चल ही जाएगा। ठीक है, हाँ, तो इस रेजिस्टिविटी में वेरिएशन के बाद आपको एक दो बातें और याद रखना है। वो ये है कि जैसे हम लोग बात करें मेटल के बारे में, मेटल में, तो मेटल में आने वाला जो रेजिस्टेंस का चेंज है या मेटल के लिए जो आने वाला रेजिस्टिविटी का चेंज है विथ राइज इन टेम्परेचर वो काफी ज्यादा बड़ा होता है। यानी इस मेटल के लिए यदि आप एक ग्राफ ड्रॉ करें जिसमें y एक्सिस के अलॉन्ग रेजिस्टिविटी
और एक्स एक्सिस के अलोंग आप टेम्परेचर लें तो रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन बिल्कुल एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग होता है मेटल के केस में, ठीक है। तो नेक्स्ट है ओम्स लॉ का लिमिटेशन, ठीक है। ओम्स लॉ ऐसा नहीं है कि हर जगह ही वैलिड होता है, ठीक है, कहां कहां वैलिड नहीं होता है, तो उसके लिए हम लोग बात करते हैं। तो पहला सिचुएशन जहां पे ओम्स लॉ वैलिड नहीं है वो है एट एक्सट्रीम हाई करंट, एट एक्सट्रीम हाई करंट। मैं क्या कहना चाह रहा हूं सुनिएगा, कि जैसे हम लोग वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ बना रहे हैं, ठीक, ये करंट हम लोग लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। करंट कैसे बढ़ पा रहा होगा, तो वोल्टेज के बढ़ाए जाने की वजह से। तो जब तक ये वीआई ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है तब तक तो ओम्स लॉ वैलिड है, क्योंकि ओम्स लॉ क्या था, ओम्स लॉ तो यही था ना कि डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू आई आर, हेंस आई इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई आर है, या आर इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई आई। तब होता क्या है कि जब करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई हो जाती है तो हाई करंट की वजह से हीटिंग इफेक्ट तो आएगा ना। हीट का फॉर्मूला अभी हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट के स्क्वायर के होता है, मतलब जितना ज्यादा करंट उतना बड़ा हीटिंग इफेक्ट। तो उस हीटिंग इफेक्ट की वजह से जो बॉडी है उसका टेम्परेचर चेंज होने लगता है, और टेम्परेचर यदि चेंज होने लगता है तो फिर करंट उसी स्टेट लाइन वेरिएशन के हिसाब से नहीं बदलता है। तो यदि स्टेट लाइन वेरिएशन नहीं है तो हम लोग इस चीज को कहेंगे दिस इज नॉन ओमिक बिहेवियर। इसका क्या नाम निकाल देंगे बताइए, नॉन ओमिक बिहेवियर, ठीक है। मतलब ओमिक बिहेवियर कहने का मतलब वीआई ग्राफ शुड बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, नॉन ओमिक मतलब वीआई ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कहां हुआ है, ये नॉन ओमिक बिहेवियर एट हाई करंट होता है। लॉजिक आपको समझ आ ही गया, ज्यादा करंट मतलब ज्यादा हीट, ज्यादा हीट का मतलब टेम्परेचर का इंक्रीज होना, और टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से रेजिस्टेंस चेंज होता है। तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रह जाएगा, रेजिस्टेंस बदलेगा तो V और I एक दूसरे के प्रोपोर्शनल नहीं रह जाएंगे, ठीक है। दूसरा, ये कहां वैलिड नहीं होता है, तो सेमीकंडक्टर में वैलिड नहीं होता है। सेमीकंडक्टर में ये वैलिड नहीं होता है। आपको सेमीकंडक्टर के लिए दो ग्राफ आप चाहें तो याद रख सकते हैं, ठीक है। ये वाई एक्सिस के अलोंग है हमारे पास करंट, एक्स एक्सिस के अलोंग है वोल्टेज। तो करंट वर्सेस वोल्टेज का वेरिएशन, करंट वर्सेस वोल्टेज का वेरिएशन, ये कुछ ऐसा सा हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ है डायोड के लिए, ठीक है। ये फॉरवर्ड बाइसिंग होता है और ये रिवर्स बाइसिंग होता है। आप क्लियरली देख के समझ रहे हैं कि ये कोई सा भी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन तो नहीं है, इसके लिए ओम्स लॉ वैलिड नहीं है। इसी सेमीकंडक्टर में ही एक गैलियम आर्सेनाइड का काफी फेमस ग्राफ है, प्रीवियसली भी कई बारी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो वहां पर भी यही है हमारे पास कि वाई एक्सिस के अलोंग करंट, एक्स एक्सिस के अलोंग वोल्टेज, ये ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ऐसा जैसे इस पॉइंट का नाम मैं O निकाल दूं, इसका नाम A, इसका नाम B और इसका नाम C, ठीक है। तो स्टार्टिंग में थोड़ी देर के लिए ग्राफ लीनियर रहता है, फिर ये वो रीजन है जहां पर स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन नहीं है वीआई ग्राफ, तो नॉन ओमिक बिहेवियर पॉइंट A के आगे का स्टार्ट हो गया है। लेकिन A टू B में जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस आपका पॉजिटिव रहता है, और B टू C में जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस आपका नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं वोल्टेज बढ़ाने पर करंट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये काफी ज्यादा फेमस है गैलियम आर्सेनाइड, प्रीवियसली कई बारी आ चुका है सीबीएसई आईसीएसई के एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट एक छोटी सी बात है, जल्दी से देखिएगा, ये है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो आपको पता है कि दो तरीके से आप रेजिस्टर्स को कंबाइन कर सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट है हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो ये आपको पता है ही कि रेजिस्टर को हम लोग दो अलग अलग तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। एक होता है हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, जिसमें रेजिस्टर्स बिल्कुल एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं। व्हेन आई से एंड टू एंड, तो मेरे कहने का मतलब है कि हर रेजिस्टर के थ्रू फ्लो होने वाला करंट सेम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है,
अब यदि सारे आइडेंटिकल रेजिस्टर्स लगा दिए जाएं तो सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम ही हो जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब करंट मस्ट रिमेन सेम। ओके, यदि करंट हर रजिस्टर के अक्रॉस सेम है तो हमें करना क्या है, हमें इन तीनों रजिस्टर को हटाकर एक इकलौता सिंगल रजिस्टर लेकर आना है। इस इकलौते सिंगल रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है उसका नाम है आर इक्विवेलेंट, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन क्या होगा, तो दिस इज R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। जैसे पहले रजिस्टर के अक्रॉस होने वाला पोटेंशियल ड्रॉप V1 वोल्ट का है, दूसरे रजिस्टर के अक्रॉस होने वाला पोटेंशियल ड्रॉप V2 और तीसरे रजिस्टर के अक्रॉस होने वाला पोटेंशियल ड्रॉप V3 है। तो इन पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो सेम एज रेजिस्टेंस का रेशियो होगा, क्योंकि इस V1 को क्या लिखेंगे, V1 इज IR1, V2 इज IR2 और V3 इज IR3 होगा। सिमिलरली यदि ऐसे कभी रजिस्टर्स आपने सेम टर्मिनल के अक्रॉस लगा दिए तो ये सारे रजिस्टर्स पैरेलल में कहलाएंगे। पैरेलल में रजिस्टर का कनेक्शन सिंपली कहने का मतलब होता है जैसे इस पॉइंट का पोटेंशियल V है, इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 है, तो इन तीनों रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो V वोल्ट का है। तो पोटेंशियल ड्रॉप हर रजिस्टर के अक्रॉस कैसा होना चाहिए, पैरेलल में सेम होना चाहिए, सेम। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से कहने का मतलब है इन तीनों रजिस्टर को हटाकर एक इकलौता सिंगल रजिस्टर जो हम लोग लेकर आएंगे, उस इकलौते सिंगल रजिस्टर का रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट है, जिसके लिए एक्सप्रेशन 1/R इक्विवेलेंट इज 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, यहाँ पर करंट का जो रेशियो है वो 1/R1 रेशियो 1/R2 रेशियो 1/R3 के ऑर्डर का होगा। यदि पहले वायर में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू I1, दूसरे में फ्लो होने वाला करंट I2 और तीसरे में फ्लो होने वाला करंट I3 है तो ठीक है ना। अच्छा, यदि ऐसे n आइडेंटिकल रेजिस्टर होंगे, फॉर n आइडेंटिकल रेजिस्टर, n आइडेंटिकल रेजिस्टर्स के लिए R इक्विवेलेंट R/n होगा। ठीक है, और यहां पे फॉर n आइडेंटिकल रेजिस्टर, फॉर n आइडेंटिकल रेजिस्टर R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n इंटू R। ठीक है, चलिए ये 3-4 बातें याद रखिएगा रजिस्टर के कॉम्बिनेशन के कॉन्टेक्स्ट में। आगे बढ़ते हैं, तो आगे एक छोटा सा टर्म हमें डिफाइन करना है जिसमें 3 छोटे छोटे टर्म है। पहला है EMF, दूसरा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और तीसरा है इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, चलिए एक एक करके बात करते हैं। तो EMF, फर्स्ट इज EMF क्या है देखिए। तो EMF डिफाइन करने के लिए थोड़ा सा आपको सेल के मैकेनिज्म को एक बार क्विकली गो थ्रू करना होगा। EMF हम लोग 1-2 स्टाइल से डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहला स्टाइल तो ये है कि ये आपके पास एक बैटरी है, ये क्या है, एक बैटरी, ये है बैटरी की हायर साइड और ये है बैटरी की लोअर साइड। इसी बैटरी का ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम लोग ऐसा दिखाते हैं कि ये इसकी हायर साइड, ये इसकी लोअर साइड। तो अभी जब ये बैटरी किसी सर्किट का हिस्सा नहीं है, जस्ट बैटरी ऐसे रखा हुआ है, तो इस समय भी जो इसके दोनों टर्मिनल्स हैं, इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस में कुछ ना कुछ वोल्टेज डिफरेंस है, कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है। तो वही पोटेंशियल डिफरेंस जब इस बैटरी के थ्रू कोई करंट वरंट नहीं फ्लो कर रहा है, उस समय इस बैटरी के दोनों टर्मिनल के अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इसका EMF कहलाता है। यानी EMF ऑफ अ सेल सिंपली कहने का मतलब क्या हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ द सेल व्हेन इट हैज नो करंट फ्लोइंग थ्रू इट। समझ गए? ओके, अभी जो इसके दोनों टर्मिनल के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस है वही किसके बराबर है, EMF के बराबर है। एक और स्टाइल से डिफाइन करते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको सेल के मैकेनिज्म को रिकॉल करना पड़ेगा। देखिए सेल हम लोग बनाते कैसे थे, तो सेल बनाते थे ऐसे कि एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में हम लोग 2 इलेक्ट्रोड डाल देते थे। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोड डिप्ड होता था कहां, एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर। तो इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन से एक नेगेटिव नेचर का आयन लिट से उठ करके यहां आ गया, तो इस प्लेट पर नेगेटिव 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 चार्जेस जमा हो गए, और इसी आयन से जो पॉजिटिव नेचर का चार्ज है वो डिसोसिएट होकर के दूसरे इलेक्ट्रोड पर चला गया। तो एक प्लेट पर पॉजिटिवली चार्ज आयन, दूसरे प्लेट पर नेगेटिवली चार्ज आयन, इस तरीके से आकर के ये इलेक्ट्रोड्स को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई क्या? ओके ओके ओके। तो अब देखिए इन इलेक्ट्रोड्स पर जितने चार्जेस आ सकते थे वो आ गए, ये इलेक्ट्रोड फुल हो गए, ये जो आयंस डिसोसिएट होकर के आ रहे हैं, तो यहां पर नेगेटिव आयंस फुल हो गए, यहां पर पॉजिटिव आयन फुल हो गए। ठीक है, अब यदि इस इलेक्ट्रोड को
आप किसी वायर के थ्रू कनेक्ट कर, ओके, वायर के थ्रू कनेक्ट करने के पहले एक बात और सुन लीजिए कि इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहां से कहां होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है, ऑलराइट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा। अब आपने क्या किया कि इस की को कर दिया क्लोज, तो जैसे ही आपने इस की को क्लोज किया है तो यहां से एक नेगेटिव आयन उठकर जाएगा, मतलब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल उठकर जाएगा और इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो यहां से एक नेगेटिव की सीट खाली हुई, यहां से एक पॉजिटिव की सीट खाली हुई। तो जैसे ही ये एक एक सीट खाली हुआ तो इस आयन से फिर से एक नेगेटिव नेचर का चार्ज उठकर के इस प्लेट पर आएगा और फिर से एक पॉजिटिव नेचर का चार्ज उठकर दूसरी साइड जाएगा, दूसरे प्लेट पर जाएगा। ओके, तो अब यदि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में ऐसा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, तो आइडियली ये होना चाहिए था कि किसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर तो फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगता है, तो पॉजिटिव को उठकर नेगेटिव पर जाना चाहिए था, लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट में से नेगेटिव नेचर का चार्ज उठ करके इलेक्ट्रोड ए पर गया और पॉजिटिव नेचर का चार्ज उठ करके बी पर गया। मतलब कि इस बैटरी के अंदर एक और फोर्स है जो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अलावा कोई दूसरा फोर्स है, उसे हम लोग अननोन फोर्स बोल देते हैं कि ये लेट से यहां पर कोई एक अननोन फोर्स है Fn, ये बैटरी के प्लेट के बीच में काम कर रहा है। तो ये बैटरी के प्लेट के बीच में काम करने वाला ये जो फोर्स Fn है वो किसी चार्ज पार्टिकल पर वर्क कर रहा होगा। मान लेते हैं दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का सेपरेशन है d, तो मैं इस Fn फोर्स का वर्क डन निकालूं तो वर्क डन इज इक्वल टू ये Fn इंटू डिस्टेंस d होगा, ऑलराइट। तो हम लोग डिफाइन करते हैं इस दूसरे स्टाइल से बैटरी के ईएमएफ को कि ये वर्क डन बाय बैटरी या वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ द बैटरी इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इट्स लोअर पोटेंशियल, ये वाला लोअर पोटेंशियल वाला प्लेट है और ये वाला हायर पोटेंशियल वाला प्लेट है। तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक किसी एक चार्ज पार्टिकल को लेकर जाने में, किस चार्ज पार्टिकल को, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को लेकर जाने में जो बैटरी वर्क करता है वही बैटरी का ईएमएफ कहलाता है। समझ रहे हैं? तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये वर्क डन कैसा है, तो वर्क डन वो बैटरी का जो अननोन फोर्स था Fn इंटू डिस्टेंस d पर यूनिट चार्ज, ये है बैटरी का ईएमएफ। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, वर्क डन बाय बैटरी इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इट्स लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल पर यूनिट चार्ज इज ईएमएफ ऑफ द बैटरी। यानी तो इसी ईएमएफ को आप ऐसे तो बोल ही सकते थे कि ईएमएफ ऑफ अ बैटरी इज सिंपली टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस across its end when it has no current flowing through it। आई बात समझ? तो यहां से आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा क्या, यहां से आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा कि जब इस बैटरी से एक्चुअली करंट फ्लो होगा तो इसी बैटरी के दोनों टर्मिनल के अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ के बराबर का नहीं रहेगा, ईएमएफ से थोड़ा सा कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा तो वो हम लोग जानते हैं, देखते हैं। इसके लिए हमें एक टर्म डिफाइन करना पड़ेगा जिसका नाम है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये दूसरा लिखिएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन काफी आसान है। ये जैसे हमारे पास कोई एलिमेंट, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आप बैटरी के अक्रॉस डिफाइन कर सकते हैं, कैपेसिटर के अक्रॉस, रेजिस्टर के अक्रॉस, इंडक्टर के अक्रॉस। टर्मिनल्स सिंपली जैसे ये कोई बीच में एक एलिमेंट है, इसका एक टर्मिनल x है, दूसरा टर्मिनल y है, तो इस टर्मिनल के अक्रॉस जैसे यहां पर आपके पास कोई एक चार्ज पार्टिकल है Q0, इस चार्ज पार्टिकल Q0 को यहां से उठाइए और यहां तक लेकर जाइए, मतलब x से उठाकर y तक लेकर जाने का कुछ वर्क होगा। वर्क डन इन मूविंग द चार्ज पार्टिकल फ्रॉम x टू y पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज, दिस इज पोटेंशियल ऑफ y माइनस टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एट x। तो ये वही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, कुछ नहीं, बस जो सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस है वही चीज हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, मैं इसको TPD से डिनोट कर रहा हूं। ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या तो ईएमएफ ऑफ द बैटरी के बराबर होगा या नहीं तो ईएमएफ ऑफ द बैटरी से छोटा होगा। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ ऑफ द बैटरी के बराबर का कब होगा, तो ईएमएफ ऑफ द बैटरी के बराबर का सिर्फ तभी होगा जब करंट फ्लोइंग थ्रू द बैटरी इज जीरो।
जब बैटरी से कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा होता है उसी समय टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ एक दूसरे के बराबर का होता है। समझ गए? ठीक है, तो दिस इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट सुनिएगा, तो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं फटाफट इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या था बताइए? तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग बैटरी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर जब आयंस टूटते हैं और अपोजिट इलेक्ट्रोड पर जाकर डिपॉजिट होते हैं तो यहां पर एक करंट का फ्लो है, करंट का फ्लो है ना यहां बैटरी के दोनों प्लेट के क्रॉस भी। जैसे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है तो करंट इधर बन रहा है, या पॉजिटिवली चार्ज आयंस इधर आए तो करंट इधर बना है। तो इस करंट को भी एक ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करता है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर मिलता है। कौन करता है ये ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर? तो इस इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशंस जो हैं ये आपस में इट इज समथिंग लाइक जब मूव कर रहे होते हैं तो वही कोलाइड करते हैं एक दूसरे से, और उसी कोलिजन की वजह से हीटिंग इफेक्ट भी आता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस सिंपली कहने का मतलब है ये है कि बैटरी के अंदर ही उसका एक दुश्मन है जिसका नाम है इंटरनल रेजिस्टेंस। यानी बैटरी के अंदर ही खुद को वो एक करंट के ग्रोथ को एक ऑब्स्ट्रक्शन, एक ऑपोजिशन ऑफर कर रहा है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस वही है, वही चीज है। आ रही बात समझ? ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस सिंपली कहने का मतलब क्या है कि करंट मतलब ऑपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट बाय इलेक्ट्रोलाइट ऑफ बैटरी, by electrolyte solution of the battery is called its internal resistance। आपको बस इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में क्या याद रखना है? तो इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल r से डिनोट करते हैं। ये इंटरनल रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स के। भाई इलेक्ट्रोड्स के बीच का सेपरेशन जितना बड़ा होगा तो यही आयंस उतना ज्यादा टकराएंगे प्लेट पर डिपॉजिट होने के पहले। प्लेट पर डिपॉजिट होने के पहले जितना ज्यादा टकराएंगे तो उतना बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन या ऑपोजिशन ऑफर्ड है टू द फ्लो ऑफ करंट, तो इंटरनल रेजिस्टेंस उतना बड़ा होगा। यही इंटरनल रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड डिप्ड इनसाइड सॉल्यूशन के। ठीक है, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड डिप्ड इनसाइड सॉल्यूशन के। ठीक, तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस प्रेजेंट है ये इंटरनल रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। किसी नॉर्मल कंडक्टर में ऐसा नहीं था। नॉर्मल कंडक्टर में हम लोगों ने जस्ट अभी क्या पढ़ा कि जैसे जैसे हम लोग रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ जाता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं होता है। यहां आप सिंपली ऐसा समझ सकते हैं कि जब आप इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ज्यादा मोबाइल हो जाता है। जैसे जो सॉल्यूशन है वो थिक से थिन हो जाता है तो उसकी मोबिलिटी बढ़ जाती है और सर्किट में फ्लो होने वाला करंट बढ़ जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर का जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। ये याद रखिएगा, ठीक है? ओके, चलिए इसके हम लोग एक रिलेशन इसका डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और हम लोग एक छोटा सा रिलेशन स्टेबलाइज कर लेते हैं ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस के बीच का, और जो भी नेसेसरी ग्राफ है वो ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, तो ये मैंने एक छोटा सिंपल सा सर्किट लिया है जिसमें एक रजिस्टर है, एक बैटरी है। बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसे बैटरी की साइड में आप ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। तब के लिए जब बैटरी नॉन आइडियल है। यदि आइडियल बैटरी होगी तो आइडियल बैटरी में कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता है। आइडियल बैटरी में कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता है। चलिए इस सर्किट का सबसे पहले बताइए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो आप बोलेंगे कि जब आप इस की को क्लोज करेंगे तो जो करंट इस कैपिटल आर से फ्लो होगा वही करंट तो स्मॉल आर से भी फ्लो होगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। बैटरी में फ्लो होने वाला करंट कितना है? तो I इज इक्वल टू EMF ऑफ द बैटरी डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये हमारे पास है E बाई R प्लस R के बराबर। ठीक है, चलिए एक बार के लिए मैं इस पॉइंट का नाम रख देता हूं X, इस पॉइंट का नाम रख देता हूं Y। यदि मैं आपसे पूछ लूं
कि मुझे है ना एक्स वाई के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस बता दीजिए। एक्स वाई के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वी एक्स माइनस वी वाई, मतलब इस रजिस्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। तो रजिस्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस इज सिंपली आई इंटू आर। आई का एक्सप्रेशन कितना है? आई है ई अपॉन आर प्लस आर इंटू आर। ठीक है, आई की वैल्यू क्या है? ई अपॉन आर प्लस आर इंटू आर। इसको एक स्टाइल से लिख लेते हैं कि ये ई आर तो ठीक है, नीचे से आर मैं कॉमन ले लेता हूं, तो 1 प्लस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। ये कैपिटल आर से कैपिटल आर कैंसिल आउट हो गया, तो ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है मैं इसी को V लिख लेता हूं, तो V इज इक्वल टू E बाई 1 प्लस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। ऐसा मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, इसमें y एक्सिस के अलोंग यही पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर है और x एक्सिस के अलोंग रेजिस्टेंस की वैल्यू है। ठीक है, तो ये ग्राफ कैसा बनेगा? ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ग्राफ, याद रखिएगा कि जब r की वैल्यू टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी होगी तो v की वैल्यू प्लस e के बराबर हो जाएगी। ये होगा ना, देखिए कि यदि आपका r 0 है तो एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 इज इंफिनिटी, इंफिनिटी प्लस 1 इज इंफिनिटी, e डिवाइडेड बाई इंफिनिटी कितना हो जाएगा? तो v की वैल्यू 0 हो जाएगी। और यदि r टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी होगा तो एनीथिंग बाई इंफिनिटी इज 0, 0 प्लस 1 इज 1, तो e अपॉन 1 इज e, तो v की वैल्यू टेंडिंग टुवर्ड्स e के बराबर होगी। तो ये ऐसा वेरिएशन। ठीक, चलिए पहली बात, इसी सर्किट में यदि इस पॉइंट का नाम मैं A, इस पॉइंट का नाम मैं B निकाल दूं, ठीक है, और मैं पूछूं कि मुझे है ना इस AB के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, यानी VA माइनस VB। तो VA माइनस VB हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए? तो ये जो सेल है देखिए, इट इज समथिंग लाइक कि ये A और B के अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो EMF के बराबर का होता यदि बैटरी के अंदर इंटरनल रेजिस्टर नहीं होता तो। ओके, तो A और B में ये वाली बात तो क्लियर है ना कि पॉइंट A का पोटेंशियल ज्यादा बड़ा होगा क्योंकि A बैटरी की हायर साइड से कनेक्टेड है। तो VA माइनस VB का एक्सप्रेशन आपको याद रखना है कि ये E माइनस टाइम्स ऑफ IR के बराबर होता है। कब? जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही हो तब, जैसे अभी के लिए हमारा बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग लिख रहे हैं किसी बैटरी के अक्रॉस, वो E माइनस IR इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इट इज समथिंग लाइक कि बैटरी क्लेम कर रहा है मेरे दोनों टर्मिनल के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस EMF के बराबर है, लेकिन उसी के अंदर उसका इंटरनल रेजिस्टर है, तो इंटरनल रेजिस्टर के अक्रॉस होने वाला पोटेंशियल ड्रॉप वो भी तो माइनस करना पड़ेगा। तो AB के अक्रॉस क्या था? एक बैटरी। यदि बैटरी का इंटरनल रेजिस्टर नहीं होता तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता EMF ही। अभी इंटरनल रेजिस्टेंस है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है E माइनस IR। ओके ना? तो अब ये बताइए कि जो AB के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस है वही तो XY के भी अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि जो A का पोटेंशियल है वही X का पोटेंशियल है, जो B का है वही Y का है, क्योंकि A और X और B और Y के बीच में कोई दूसरा एलिमेंट तो है ही नहीं। तो मैं इसको भी V लिख लेता हूं कि दिस V इज इक्वल टू E माइनस IR, हेंस IR इज इक्वल टू E माइनस V लिख लीजिए। और इस I को क्या लिख लेंगे? तो ये जो करंट I है, I इज इक्वल टू V अपॉन कैपिटल R के बराबर होगा। भाई इस दोनों साइड के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस भी तो V है, तो यहां पर मैं I की जगह पर लिख लेता हूं V बाई R इंटू स्मॉल r, दिस इज इक्वल टू E माइनस V। तो ये लीजिए, यहां से हमारे पास स्मॉल का R का एक्सप्रेशन आ रहा है E माइनस V इंटू कैपिटल R बाई V। तो स्मॉल r इज इक्वल टू E बाई V माइनस 1 इंटू कैपिटल R। ओके, ये हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, इंटरनल रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला है। हाँ, इसमें ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मैंने बैटरी के अक्रॉस लिखा है, मैं इसको प्लॉट भी कर लेता हूं। इसमें y एक्सिस के अलोंग ले लेते हैं पोटेंशियल और x एक्सिस के अलोंग करंट। ठीक है, x एक्सिस के अलोंग करंट। तो आपको ये इस चीज को ऐसा लिख लीजिए कि V इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ IR प्लस E, यानी कि दिस इज Y इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ MX प्लस C। तो नेगेटिव स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट, कुछ ऐसा सा ग्राफ होगा। ठीक है, मैं एक बार टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फिर से लिख देता हूं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। किसी रेजिस्टर के अक्रॉस तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं है,
फिर से देखिए कि ये जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई एक रजिस्टर, रजिस्टर के इस पॉइंट का नाम x है, इस पॉइंट का नाम y है, तो रजिस्टर में हमेशा करंट कहां से कहां फ्लो होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो बस यदि आपको यहाँ पे करंट I का एक्सप्रेशन मिल जाए, मतलब करंट I की वैल्यू मिल जाए, तो आप सीधा क्या बोल सकते हैं कि Vx माइनस Vy इज इक्वल टू I इंटू आर के बराबर। ये है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर की कहानी। लेकिन बैटरी में कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट, वो थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि ये बैटरी का EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है। तो बैटरी के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लिखने के पहले आपको ये देखना होगा कि बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है या चार्ज हो रहा है। यदि बैटरी के पॉजिटिव साइड से करंट बाहर आ रहा है तो आप बोलेंगे कि ये बैटरी जो है वो अभी के लिए डिस्चार्ज हो रही है। क्या हो रहा है? डिस्चार्ज हो रही है। डिस्चार्जिंग सिंपली कहने का मतलब है कि बैटरी के पास जो एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में, और बैटरी डिस्चार्ज हो रही है इसका मतलब है कि इसकी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या वही इलेक्ट्रिकल आगे चल के हीट लाइट में किसी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो अब यदि इस पॉइंट का पोटेंशियल x है, इस पॉइंट का पोटेंशियल y है, तो बस आपको ये याद रखना है कि Vx माइनस Vy, Vx माइनस Vy क्या है? बैटरी के दोनों टर्मिनल के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू बैटरी के अक्रॉस का EMF, मतलब बैटरी का EMF माइनस टाइम्स ऑफ IR। माइनस क्यों कर दिया? माइनस इसलिए कर दिया क्योंकि वही जो बैटरी के अंदर का इंटरनल रेजिस्टर है वो कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, मतलब अपने अक्रॉस, इंटरनल रेजिस्टर के अक्रॉस। बैटरी के ही अंदर उसका दुश्मन है इंटरनल रेजिस्टर। तो बैटरी कह रहा है कि मेरे दोनों टर्मिनल के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस EMF है, लेकिन जो इंटरनल रेजिस्टर है वो IR वोल्टेज घटा देता है डिस्चार्जिंग के केस में। और यदि यही बैटरी जब चार्ज हो रही हो, EMF E है, इंटरनल रेजिस्टर R है, चार्जिंग का मतलब ये है, चार्जिंग का मतलब ये है कि बैटरी के पॉजिटिव साइड पे करंट जा रहा है, पॉजिटिव साइड पे करंट जा रहा है। इस पॉइंट का नाम x है, इस पॉइंट का नाम y है। ऑलराइट, इस पॉइंट का नाम x है, इस पॉइंट का नाम y है। तो अब जो आप वोल्टेज Vx माइनस Vy लिखेंगे तो उसका एक्सप्रेशन होगा E प्लस IR। E प्लस IR। E क्या है? तो E है बैटरी का EMF, I है करंट और R है इंटरनल रेजिस्टर। ठीक है, तो ये दोनों बातें याद रखिएगा। ठीक, चलिए तो अगला है हमारा टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ठीक है, जैसे रजिस्टर को कंबाइन किया वैसे ही सेल्स को भी कंबाइन कर लेते हैं। सेल्स माने कि बैटरी को कंबाइन कर लेते हैं। तो पहले टाइप का कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में? तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जैसे ये एक सेल है, सेल का EMF E है, कुछ इंटरनल रेजिस्टर भी तो होगा, नॉन आइडियल बैटरी के बारे में बात कर रहे हैं। तो सीरीज मतलब एंड से एंड कनेक्टेड है, मतलब एक बैटरी जहां खत्म होता है वहीं पे हमारा दूसरा बैटरी शुरू होता है, दूसरा बैटरी जहां खत्म होता है वहीं पे तीसरा शुरू होता है, एंड सो ऑन। तो एक बार के लिए जैसे मैं एक बार आइडेंटिकल सेल ले लेता हूं, तो हर सेल का EMF E इंटरनल रेजिस्टर R, EMF E इंटरनल रेजिस्टर R, ऐसे n नंबर ऑफ सेल्स हमारे पास एक दूसरे के साथ एंड टू एंड यानी सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो इन सभी को हटाकर यदि हमें एक बैटरी लगाना हो, एक बैटरी, तो उस इकलौते बैटरी का EMF क्या होगा? उस इकलौते बैटरी का EMF विल बी इक्वल टू, बताइए, n इंटू E के बराबर होगा, n इंटू E के बराबर होगा। सिमिलरली ये सारे इंटरनल रेजिस्टर भी कैसे कनेक्टेड हैं? तो सारे इंटरनल रेजिस्टर भी एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। तो इन सभी को हटाकर इंटरनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो लिखेंगे, इंटरनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दिस इज इक्वल टू n इंटू स्मॉल r के बराबर होगा। ठीक है, अब कल को इस पूरे टर्मिनल को यदि किसी एक्सटर्नल रेजिस्टर के क्रॉस आपने लगा दिया, इस एक्सटर्नल रेजिस्टर के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू है कैपिटल R। ठीक है, तो इक्विवेलेंट का मतलब यही है कि जितना करंट ये सब मिलाकर इस एक्सटर्नल R को देंगे उतना वो इक्विवेलेंट अकेले देगा, इसीलिए तो उसका नाम क्या रखा है? तो इसीलिए उसका नाम इक्विवेलेंट रखा है। सॉरी, ये R इक्विवेलेंट नहीं, ये तो R है। ओके, यहां पे सर्किट में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू क्या होगी? तो करंट I इज इक्वल टू EMF इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट पूरे नेटवर्क का, पूरे नेटवर्क का। तो EMF इक्विवेलेंट पूरे नेटवर्क का कितना है? दैट इज n इंटू E, और पूरे नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? तो R प्लस n इंटू स्मॉल r। ठीक है, आई बात समझ?
तो ये कॉम्बिनेशन कब यूजफुल है, कब करना है? कॉम्बिनेशन यूजफुल से मेरे कहने का मतलब है हमारा प्रायोरिटी ये होता है कि हम लोग एक्सटर्नल रजिस्टर के थ्रू ज्यादा से ज्यादा करंट भेजना चाहते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन तब के लिए यूजफुल होता है जब इस एक्सटर्नल आर की वैल्यू बैटरी के इंटरनल आर से ज्यादा बड़ी होती है। ओके, तो दिस कॉम्बिनेशन इज यूजफुल व्हेन कैपिटल आर इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल आर। कैपिटल आर बड़ा होना चाहिए, तभी हम लोग इस तरीके से बैटरीज को सीरीज में कनेक्ट करेंगे। ओके, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक रॉन्ग कॉम्बिनेशन होता है। रॉन्ग कनेक्शन, रॉन्ग कनेक्शन से मेरे कहने का मतलब है कि ये आइडेंटिकल सेल्स के बारे में ही बात कर रहे हैं। शुरुआत में कुछ बैटरीज को हम लोगों ने ऐसे कनेक्ट किया है कि एक के नेगेटिव से दूसरे का पॉजिटिव, दूसरे के नेगेटिव से तीसरे का पॉजिटिव, तीसरे के नेगेटिव से चौथे का पॉजिटिव एंड सो ऑन। और लास्ट में हम लोगों ने कुछ बैटरीज को ऐसे इससे ऑपोजिट तरीके से कनेक्ट कर दिया है। ठीक, जैसे ये सारी बैटरीज तो ऐसे करंट फ्लो कराना चाहेगी। करंट कहां से आता है? बैटरी के पॉजिटिव साइड से ही आता है ना। और ये वाली बैटरीज उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कराना चाहती है। मान लेते हैं कि टोटल n सेल्स हैं। कितने सेल्स? n नंबर ऑफ सेल्स हैं। उसमें से लास्ट के m सेल्स को आपने पोलैरिटी उल्टा करके जोड़ रखा है, जिसे रॉन्ग कनेक्शन बोल रहे हैं। ओके, टोटल नंबर ऑफ सेल्स क्या है? n, और लास्ट के ऑपोजिट या बीच में कहीं पर भी टोटल m ऐसे सेल्स हैं जो इन्वर्टेड पोलैरिटी के साथ कनेक्टेड है, यानी रॉन्गली कनेक्टेड है। तो अब यहां पे कोई आपसे पूछ ले कि मुझे ईएमएफ इक्विवेलेंट की वैल्यू बता दीजिए, तो क्या होगा ईएमएफ इक्विवेलेंट? बताइए। तो दिस इक्विवेलेंट ईएमएफ इज n माइनस 2m इनटू ईएमएफ ऑफ ईच सेल। ये आइडेंटिकल सेल के लिए रिजल्ट लिख रहा हूं। n में से 2m माइनस करना है। 2m क्यों माइनस किया? उल्टे तो m नंबर ऑफ बैटरीज को लगाया है, तो हर एक m बैटरी एक दूसरी बैटरी को नलीफाई कर देगी। मतलब ये वाली जो बैटरी है ये ऐसे किसी दूसरी बैटरी को नलीफाई कर देगी, उसके इफेक्ट को। ये वाली जो बैटरी है ये ऐसे किसी एक बैटरी को नलीफाई कर देगी। तो टोटल n में से ये m उल्टा है और इसने m सीधे को खत्म कर दिया। तो अब आपके पास कितना बचा? n माइनस 2m। जैसे एक बार के लिए सोच लीजिए कि आपके पास 10 बैटरी है, सारी बैटरी 1-1 वोल्ट की है। 10 बैटरी है, सारी बैटरी 1-1 वोल्ट की है। लास्ट की 2 बैटरी को आपने उल्टा जोड़ दिया है, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा? ये 2023 में आया हुआ है। इक्विवेलेंट ईएमएफ 8 नहीं होगा, 6 होगा, क्योंकि जो लास्ट की 2 बैटरी है वो वैसी 2 सीधी बैटरीज को खत्म कर देगी। तो इफेक्टिवली 6 वोल्ट का ईएमएफ आपके पास आएगा। समझ गए? अब इसके अक्रॉस कोई रेजिस्टर लगा है। अच्छा, ये काम सिर्फ ईएमएफ में होगा, रेजिस्टेंस में नहीं। रेजिस्टेंस तो एनआर ही होगा, और कोई एक्सटर्नल रेजिस्टर के साथ जुड़ा हुआ है तो एनआर प्लस स्मॉल आर होगा। तो सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। और करंट क्या होगा? तो करंट हमेशा 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 करंट इज ईएमएफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट के बराबर होता है। सिंपल है ना। अच्छा, इसमें एक और चीज क्या कि जैसे मैं बोलूं ये हमारे पास एक बैटरी है, इसका ईएमएफ है E1, इंटरनल रेजिस्टेंस है R। ये एक दूसरी बैटरी है, इसका ईएमएफ है E2, इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। ये एक तीसरी बैटरी है ऐसी, ईएमएफ है E3, इंटरनल रेजिस्टेंस है R3। अभी मैं बोलूं एक बार के लिए कि मुझे इक्विवेलेंट ईएमएफ बताइए, तो आप क्या बोलेंगे कि ये तो करंट ऐसा फ्लो कराने की कोशिश करेगा, ये भी ऐसा, क्योंकि करंट बैटरी के पॉजिटिव साइड से बाहर आता है। तो जो बैटरी सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कराने की कोशिश करें उसके ईएमएफ को जोड़ दीजिए, जो उससे अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कराना चाह रहा है उसमें से माइनस कर दीजिए। तो ईएमएफ इक्विवेलेंट इज, मैं अभी के लिए लिख रहा हूं, मॉड ऑफ E1 प्लस E3 माइनस टाइम्स ऑफ E2। ठीक है, यदि E2 सबसे बड़ा हो गया तो करंट इसके हिसाब से फ्लो होगा। E1 प्लस E3 यदि बड़ा हो गया तो करंट इसके हिसाब से यानी ऐसा फ्लो होगा। E2 सबसे बड़ा हो गया तो करंट ऐसा फ्लो होगा। समझ गए? ठीक है। और रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकालने में तो सीधा हम लोग जोड़ देंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट दूसरा देखिएगा। सेकंड इज
किसी को रिजल्ट याद है पैरेलल कॉम्बिनेशन का? पैरेलल कॉम्बिनेशन से मतलब एक बार मैं ड्रॉ कर देता हूं। हाँ, तो ये देखिए अगला है हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो पहले हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन अनसिमिलर सेल्स के लिए रिजल्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसी रिजल्ट को यूज करके सिमिलर सेल के लिए भी जो याद रखने वाला जो रिजल्ट होगा उसको रट लेंगे सीधा। ओके, तो जैसे पहला सेल है, पहले सेल का ईएमएफ E1 है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है। दूसरा सेल उसके नीचे कनेक्टेड है, ईएमएफ E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R2 वाला। करना क्या है? करना सिंपल सा, बस इतना सा काम है कि दोनों बैटरीज को भूल करके एक सिंगल बैटरी लेकर आइए। उस इकलौते सिंगल बैटरी का जो ईएमएफ है उसकी वैल्यू है ईएमएफ इक्विवेलेंट, और जो रेजिस्टेंस है वो R इक्विवेलेंट है। तो कैसे निकालें इस इक्विवेलेंट ईएमएफ का एक्सप्रेशन? तो पहले सेल से फ्लो होने वाले करंट का नाम I1 रख लिया है, दूसरे सेल से फ्लो होने वाले करंट का नाम I2 रख लिया है। तो जो इक्विवेलेंट सेल होगा उससे फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू I1 प्लस I2 होगी, सिंपल। अब देखिएगा, यदि मैं पहले सेल E1 के बारे में बात करूं तो E1 के दोनों टर्मिनल के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि वो बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू E1 माइनस टाइम्स ऑफ I1 इंटू R1 होगा। यहां से मैं बोलूं कि मुझे है ना I1 की वैल्यू लिख के बताइए, तो I1 इज E1 माइनस V अपॉन R1, ठीक है ना। ये I1 R1 को दूसरी साइड ले आया, V को दूसरी साइड ले गया, R1 से डिवाइड कर दिया। ये हमारे पास I1 का एक्सप्रेशन आ गया। किसका? I1 का। इसी तरीके से दूसरे सेल E2 के बारे में यदि हम लोग बात करें तो उसके अक्रॉस भी जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो V इज इक्वल टू E2 माइनस टाइम्स ऑफ I2 इंटू R2। यहां से यदि मैं बोलूं कि मुझे I2 की वैल्यू बताइए, तो I2 इज इक्वल टू E2 माइनस V अपॉन R2, इक्वेशन नंबर 2। यही काम यदि मैं इसमें एक बार के लिए इस I1 प्लस I2 को I बोल देता हूं, तो ईएमएफ इक्विवेलेंट के बारे में बात करूं तो भाई इसके अक्रॉस भी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम V ही होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस तो V ही होगा। तो इसके लिए फिर से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू ईएमएफ इक्विवेलेंट माइनस करंट I इंटू रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। तो ये लीजिए, यहां से इस I को क्या लिखेंगे? इस I को हम लोग लिखेंगे ईएमएफ इक्विवेलेंट माइनस V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट। आई होप ये R इक्विवेलेंट का मतलब समझ रहे होंगे। दोनों सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड है, तो मैं इधर साइड में लिखता चलूं कि 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 होगा, यानी R इक्विवेलेंट इज R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, ठीक है। चलिए, तो इसका नाम इक्वेशन 1 था, इसका नाम इक्वेशन 2 था, इसका नाम इक्वेशन नंबर 3 रख देते हैं। हम लोगों को पता है कि 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 होगा, यानी I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I है। तो नेक्स्ट मैं ये कह रहा था कि I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I, तो देयरफॉर ये E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2, दिस इज इक्वल टू EMF इक्विवेलेंट अपॉन रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट माइनस V अपॉन रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट, ठीक है। तो क्या आ रहा है यहां से हमारे पास? E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, और ये बराबर है EMF इक्विवेलेंट अपॉन रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट माइनस V अपॉन R इक्विवेलेंट। तो ये इससे निपट गया, क्योंकि 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो ये लीजिए, जो एंड रिजल्ट आपको बिल्कुल 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 रटा हुआ ही होना चाहिए वो ये है। इसके ऊपर डेरिवेशन भी आया हुआ है, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम भी आया हुआ है कि ईएमएफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2, ठीक। ये प्लस साइन मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक पॉजिटिव के नीचे दूसरा पॉजिटिव कनेक्टेड है। इसी को मैं उल्टा करके लिख देता हूं, E2 को मैं उल्टा घुमा के लगा दूं तो E2 को मैं माइनस E2 से रिप्लेस कर दूंगा, समझ गया ना। तो दिस इज द एंड रिजल्ट, ये रटा हुआ होना ही चाहिए, ठीक है। चलिए, डेरिवेशन का भी आइडिया होना चाहिए। तो पेपर में ये R इक्विवेलेंट यहां तक निकाल के दिखाया आपने, तो ये भी जरूर अलग से लिख के दिखाइएगा कि इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ये है।
ओके, तो इस रिजल्ट को यदि हम लोग एक बार के लिए आइडेंटिकल सेल्स पर लगाएं, किस पर? आइडेंटिकल सेल्स, आइडेंटिकल सेल्स से मेरे कहने का मतलब है ये पहला सेल, इसका ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टर आर, ये दूसरा सेल, इसका भी ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टर आर, और ऐसे हमारे पास m नंबर ऑफ सेल्स है। ठीक है, इस पॉइंट का नाम निकाल लिया जाता है x, इस पॉइंट का नाम निकाल देते हैं y। बताइए x y के क्रॉस इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा? यस, क्योंकि आप जब लिखेंगे ईएमएफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट, क्योंकि m नंबर ऑफ सेल्स हैं तो मैं एक ही बार में लिख दूं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज r बाई m। ठीक है, चलेगा, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो दिस इज इक्वल टू जस्ट E बाई आर प्लस E बाई आर प्लस E बाई आर m टाइम्स, तो दिस इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ E बाई आर, दिस इज इक्वल टू EMF इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई R बाई m, तो m से m गया, R से R गया, इक्विवेलेंट EMF इज जस्ट इक्वल टू E। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आइडेंटिकल सेल्स जब पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो इक्विवेलेंट ईएमएफ एक सेल के बराबर का ही होता है। सिंपल, ठीक है। इसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिक्स्ड या ग्रिड कॉम्बिनेशन के बारे में। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मिक्स्ड या ग्रिड कॉम्बिनेशन के बारे में, जहां पे हमारे पास एक रो में टोटल n नंबर ऑफ सेल्स हैं और ऐसी 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 m नंबर ऑफ रोज है। ये सारे के सारे सेल्स आइडेंटिकल हैं, सारे के सारे सेल्स कैसे हैं? आइडेंटिकल हैं। ये पूरा ग्रिड कनेक्टेड है किसी एक एक्सटर्नल रजिस्टर के अक्रॉस, जिसके लिए वैल्यू है R यूनिट की। ठीक, तो सबसे पहला काम क्या किया जाए? तो सबसे पहला काम हम लोग इक्विवेलेंट ईएमएफ निकाल लेते हैं कि पूरे नेटवर्क को हटाकर एक इकलौता सिंगल बैटरी लगाना हो तो उस इकलौते सिंगल बैटरी का ईएमएफ क्या रखा जाए? तो पहले रो में E प्लस E प्लस E प्लस E प्लस E प्लस E प्लस E NE, इससे नीचे वाले रो में E प्लस E प्लस E प्लस E प्लस E NE, उससे नीचे वाले रो में भी NE, उससे नीचे वाले रो में भी NE। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आइडेंटिकल सेल वाला कॉम्बिनेशन बन रहा है पैरेलल के लिए, जिसमें हर रो के अलोंग बैटरी के ईएमएफ की वैल्यू है N इंटू E के बराबर। सिंपल। तो हम लोगों ने अभी अभी जस्ट क्या पढ़ा कि पैरेलल में जब आइडेंटिकल सेल रखे हुए होते हैं, लगे हुए होते हैं, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ एक सेल के ईएमएफ के बराबर ही होता है। तो क्या मैं ऐसा लिख दूं कि इक्विवेलेंट ईएमएफ इज N इंटू E के बराबर होगा? सिंपल ना। चलिए, पहले तो इंटरनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो पहले रो में R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस R NR, उससे नीचे वाले रो में भी NR, उससे नीचे वाले रो में भी NR। तो जब ऐसे आइडेंटिकल रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड हो m टाइम्स, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज N इंटू R बाई M हो जाएगा, N इंटू R डिवाइडेड बाई M हो जाएगा। पूरी सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज N इंटू R डिवाइडेड बाई M प्लस एक्सटर्नल R। तो आप इसे लिख सकते हैं दिस इज NR प्लस MR डिवाइडेड बाई M। तो ये लीजिए भाई, बताइए करंट जो इस रजिस्टर के थ्रू फ्लो हो रहा हो, ये मतलब इस पूरे ग्रिड से फ्लो होने वाला करंट, तो दैट करंट I इज इक्वल टू EMF इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई पूरे नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो कितना आ गया? ये आ रहा है हमारे पास, दिस इज N इंटू E डिवाइडेड बाई NR प्लस M इंटू कैपिटल R इंटू M। तो करंट इज M इंटू N इंटू E डिवाइडेड बाई NR प्लस M इंटू R। ये लीजिए भाई, ये तो करंट का एक्सप्रेशन है। ठीक, ये क्या है? करंट का एक्सप्रेशन। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता है, आपको एक और बात इसमें याद रखना होगा। ठीक है, वो क्या है बात? पहले मैं एक एग्जांपल से बताता हूं। मान लेते हैं आपके पास 100 बैटरीज है, ठीक है, तो उस 100 को कंबाइन करने का तरीका है 10/10 लगा दीजिए, 25/4 लगा दीजिए, या 4/25 लगा दीजिए, या 20/5 या 5/25। ठीक है, तो कुछ डिफरेंट नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हमारे पास हो सकते हैं। तो कैसा कंबाइन करें कि इस एक्सटर्नल R के थ्रू फ्लो होने वाला जो करंट है
इस एक्सटर्नल आर के थ्रू फ्लो होने वाला जो करंट वो मैक्सिमम हो। ठीक है, क्या होती है कंडीशन? तो नेक्स्ट इज, इसमें आपको बस ये याद रखना है कि ये जो करंट है, हमें ये करंट के मैक्सिमम होने की कंडीशन पता होनी चाहिए। तो फॉर आई मैक्स कंडीशन ये है कि ये बाहर लगा हुआ एक्सटर्नल रेजिस्टर इस ग्रिड के इंटरनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। बाहर लगा हुआ एक्सटर्नल रेजिस्टर ये ग्रिड का जो इंटरनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसके बराबर का होना ही चाहिए, तभी इस रेजिस्टर के थ्रू फ्लो होने वाला करंट मैक्सिमम होगा। यही हम लोग अभी पावर में भी पढ़ेंगे, मैक्सिमम पावर डेसिपेशन थ्योरम में। ठीक है, कि एक्सटर्नल आर और इंटरनल आर जब बराबर हो जाते हैं उसी सिचुएशन में सर्किट में फ्लो होने वाला करंट मैक्सिमम होगा, तो हेंस पावर भी मैक्सिमम होगा। तो इंटरनल इक्विवेलेंट हम लोगों ने ऑलरेडी लिख ही रखा है, तो इसको मैं इधर ही लिखता हूं कि दिस कैपिटल आर मस्ट बी इक्वल्स टू एन आर बाई एम फॉर आई मैक्स। और ये आई मैक्स की वैल्यू होगी कितनी? तो आई मैक्स की वैल्यू हो जाएगी इक्विवेलेंट ईएमएफ तो उतना ही रहेगा एन इंटू ई। ठीक है, अपॉन आप इसे 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर लिख सकते हैं। ओके, या आप इसी को लिख सकते हैं दिस इज एन इंटू ई डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ, ये आर इक्विवेलेंट कितना है? तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू है एन इंटू आर बाई एम। ठीक है, तो ये एन से एन कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज एम इंटू ई बाई 2 इंटू आर। ठीक है, चलिए कंडीशन समझ आ गया, तो फिर मतलब मैक्सिमम करंट तो निकाल ही लेंगे ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस इज ऑल अबाउट बैटरी का कॉम्बिनेशन। सुनिएगा, नेक्स्ट है पावर। ठीक है, तो पावर क्या होगा किसी अप्लायंस के लिए? तो किसी अप्लायंस के लिए, क्योंकि सर्किट में यूज होने वाले अप्लायंसेस 2 टाइप के होते हैं, वो या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट करेगा या कंज्यूम करेगा। तो जिस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट या कंज्यूम होती है उसी को हम लोग पावर बोलते हैं। तो पावर इज रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी is created or consumed। ठीक है, रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज क्रिएटेड और कंज्यूम्ड। सुनिएगा मेरी बात, ये हमारे पास कोई भी एक बॉक्स, ठीक है, इसके अंदर बैटरी भी हो सकता है, लोड भी हो सकता है। चलिए, इसके एक एंड का पोटेंशियल मैं मान लेता हूं कि ये यहां का पोटेंशियल है 0, एक एंड का पोटेंशियल हम लोग मान लेते हैं कि यहां का पोटेंशियल है V। ठीक, मान लेते हैं कि कोई एक चार्ज पार्टिकल है बहुत ही छोटा सा जिसकी वैल्यू है dq। ओके, ये dq चार्ज किसी टाइम t इज इक्वल टू t पर इधर एंटर कर रहा है, तो जब वो एंटर कर रहा है तो उसके पास इनिशियल एनर्जी कितना है? एनर्जी कैसे लिखते हैं? तो एनर्जी हम लोग लिखते हैं ये चार्ज इनटू इस पोजीशन का पोटेंशियल। तो इसके पास कोई इनिशियल एनर्जी नहीं है। ठीक, लेकिन जब वो इस बक्से के क्रॉस होकर गुजरा तो गुजरने में इसे टाइम लग चुका है dt। तो t इज इक्वल टू dt टाइम पे यही dq चार्ज इस दूसरे एंड पे आ गया है। तो अब इसके पास कुछ एनर्जी आ चुकी है जिसका नाम हम लोग फाइनल एनर्जी लिख रहे हैं। तो फाइनल एनर्जी कैसे लिखेंगे? फाइनल एनर्जी लिखेंगे यही dq चार्ज इनटू इस पोजीशन का पोटेंशियल v। ओके, तो चूंकि चार्ज पार्टिकल छोटा सा है तो इसके लिए एक छोटा सा एनर्जी का चेंज इज du विच इज इक्वल टू इसके फाइनल माइनस इनिशियल एनर्जी। इसके लिए जो फाइनल एनर्जी है उसमें से इनिशियल एनर्जी को माइनस कर देंगे, तो ये कितना आएगा बताइए? दिस इज इक्वल टू dq इंटू v। ओके, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पावर इज रेट, जिस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट या कंज्यूम हो रही है। तो कितनी एनर्जी क्रिएट या कंज्यूम हुई, दैट इज du, कितनी देर में, दैट इज dt। यही हमारा पावर होता है। ओके, तो du की बजाय मैं क्या लिख दूंगा? du की बजाय हम लोग लिख लेंगे dq इंटू v और टाइम dt। इस dq बाई dt को आप लोग पहचानते हैं, यही क्या है? हमारा करंट है। तो पावर का जो मेन फॉर्मूला है दैट इज v इंटू आई के बराबर है। पावर इज इक्वल टू v इंटू आई। ये फॉर्मूला लिखते समय मैंने एक बार भी नहीं बोला है कि इस बॉक्स के अंदर बैटरी है, रजिस्टर है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है। ओके, इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि ये जो पावर का फॉर्मूला है ये वैलिड है हर चीज के लिए, सबके लिए। जिसके अक्रॉस पावर निकालना है उसके दोनों टर्मिनल के अक्रॉस का वोल्टेज लिखिए,
उससे फ्लो होने वाला करंट लिखिए, खत्म, आ गया पावर। ठीक, ओके। तो ये जो पावर है, एक दो बातें और, कि पावर एक स्केलर टर्म है ना भाई, रेट ऑफ वर्क डन है, वर्क क्या है, स्केलर होता है। और एसआई यूनिट क्या होता है, तो एसआई यूनिट बचपन से आपको पता ही है, वॉट इज द एसआई यूनिट, और ये 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल बाई 1 सेकेंड के बराबर होता है। ओके, तो चलिए पावर का मेन फॉर्मूला है वीआई, ठीक है। अब यदि मैं एक बार के लिए, क्योंकि यहां पे ज्यादातर हमें जो डिस्कशन हमारा रहेगा वो रजिस्टर के इर्द गिर्द ही घूमेगा, तो रजिस्टर के दोनों टर्मिनल के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस यदि V है, रजिस्टर से फ्लो होने वाला करंट I है, तो रजिस्टर के लिए लगता है ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू IR। तो रजिस्टर के लिए जो पावर का एक्सप्रेशन है, रजिस्टर के लिए जो पावर का फॉर्मूला है, तो वो पावर इज इक्वल टू V इंटू I, और V की जगह हम लोग लिख लेंगे IR, तो ये हो जाएगा I स्क्वायर R। ठीक, या I की जगह V बाई R डाल दीजिए, तो पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। ठीक है, ऐसा नहीं कि रजिस्टर के लिए VI वैलिड नहीं है, V वैलिड है, ये दोनों चीजें भी वैलिड है। ठीक है, समझ गए? ओके, तो मैंने भले ही, अच्छा अब ये समझ आया कि जो बॉक्स मैंने लिया है ये क्या है, ये एनर्जी क्रिएट कर रहा है या कंज्यूम कर रहा है। तो जब चार्ज पार्टिकल इसके थ्रू होकर गुजर रहा है तो उसकी एनर्जी बढ़, इनिशियल एनर्जी 0 है, फाइनल एनर्जी dq इंटू वी है, तो उसकी एनर्जी बढ़ी है, तो जरूर से ही इस बॉक्स में क्या होगा, बैटरी होगा, जिसने उस चार्ज पार्टिकल की एनर्जी बढ़ा दी है। यदि यही मैं एक लोड ले लेता, यानी कि ये जो बॉक्स है ये अभी के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये सोर्स है, मतलब इसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट नहीं कर दिया है, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में बदल दिया है। बैटरी में एनर्जी केमिकल फॉर्म में होती है ना। यदि यही लोड होता ऐसा, यहां पर कोई एक लोड है, तो मैं लोड में यदि dq चार्ज ऐसा भेज रहा हूं, तो मैं इस साइड का पोटेंशियल हाई लिखता, इस साइड का पोटेंशियल 0 लिखता, क्योंकि किसी लोड में चार्ज या करंट फ्लो करता है उसके हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, और किसी सोर्स में चार्ज पार्टिकल फ्लो करता है लोअर से हाइयर। आई होप ये वाली बात ठीक है? ठीक है, चलिए, तो यदि ये समझ आ गया तो हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा, ये जो पावर है, पावर दिस इज इक्वल टू V इंटू आई, हमारे पास मेन फॉर्मूला है पावर का। ठीक है, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। ये पावर था क्या, तो पावर इज रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड या क्रिएटेड। ठीक, ओके ना। तो क्या मैं यहां से ये लिख दूं कि दिस du इज इक्वल टू V इंटू आई विच इज पावर P इंटू dt। ठीक है, तो ये du इज इक्वल टू P इंटू dt। इसी को हम लोग यदि इंटीग्रेट कर लें तो हमारे पास ये टोटल एनर्जी चेंज, ये क्या आ जाएगा, टोटल एनर्जी चेंज डेल्टा U इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। ओके, तो इसी चीज को हम लोग नाम देते हैं दिस इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कब के लिए, तो जब एक इलेक्ट्रिक करंट किसी लोड के क्रॉस फ्लो हो रहा हो, लोड के क्रॉस, यानी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जैसे ये यहां पर मैं एक वायर ले लेता हूं, वायर का रेजिस्टेंस है R, वायर के दोनों टर्मिनल के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस है V, वायर में से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू है I। ठीक, तो ये जो रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड है, यानी ये रजिस्टर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है पर सेकंड, या एक छोटे से टाइम इंटरवल में जो इसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम किया वो du है। तो टोटल t टाइम में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर चुका है, डेल्टा U विच इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम t। कहां गई ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस लोड के अक्रॉस फ्लो होकर के हीट के फॉर्म में सिस्टम में, बाहर में, मतलब सराउंडिंग में डेसिपिएट हो गया। सिंपल है ना भाई। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब इस लोड के क्रॉस फ्लो हो रही है तो ये रजिस्टर क्या कर रहा है, रजिस्टर एनर्जी स्टोर नहीं करता है। यदि यही कैपेसिटर या इंडक्टर होता तो हो सकता है कि एनर्जी का कुछ हिस्सा वो कैपेसिटर अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड में, इंडक्टर अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर करता, लेकिन रजिस्टर एनर्जी स्टोर नहीं करता है। वो जो रजिस्टर के क्रॉस जो होने वाला चेंज इन एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में डेसिपिएट हो जाता है। तो इसीलिए क्या नाम दे रहे हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो ये जो हमारे पास हीट है, हीट जनरेटेड, इसी डेल्टा U को मैं हीट लिख रहा हूं, तो दिस इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम t है। पावर को आप लिख लेंगे V इंटू आई इंटू टाइम t। ठीक, ओके, फिर आप बोलेंगे कि अच्छा ठीक है, रजिस्टर के क्रॉस तो पावर हम लोगों ने दो और स्टाइल से लिखा था,
तो बिल्कुल ठीक उसी तरीके से आप हीट भी लिख लीजिए कि हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टाइम टी, या हीट इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टाइम टी, ये भी चलेगा। ओके ठीक, ये जो हीट है वो हीट एक स्केलर टर्म है जिसके लिए एसआई यूनिट इज जूल्स है। एसआई यूनिट क्या है? जूल्स। सिंपल है ना। चलिए हाँ, थोड़ा सा मैं पावर रेटिंग के बारे में बात कर लेता हूं। इस पर बेस्ड बहुत सारे सवाल आ चुके हैं, आते रहते हैं, ठीक है। जैसे ये आपको बताया जाए कि ये एक हीटर है, ये क्या है? हीटर। इस हीटर के लिए रेटेड पावर, इस हीटर के लिए जो रेटेड पावर है, मान लेते हैं वो रेटेड पावर है 200 वोल्ट 100 वॉट। तो इसका लिटरली मतलब यह है कि यदि आप इस हीटर के दोनों टर्मिनल के अक्रॉस 200 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो ये 100 वॉट की इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर लेगा और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। सिंपल, बस इतना सही मतलब होता है इसका, ठीक है। कुछ और मतलब होते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। दूसरा मतलब यह है कि जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई कर सकते हैं इसके दोनों टर्मिनल के क्रॉस, इसके सेफ ऑपरेशन के लिए, वो 200 वोल्ट है। यदि इसके दोनों टर्मिनल के क्रॉस अप्लाई होने वाला ये वोल्टेज 200 वोल्ट से आपने बढ़ा दिया तो ये हीटर डैमेज हो जाएगा। हीटर विल गेट डैमेज्ड, हीटर विल गेट डैमेज्ड, ठीक, ओके। अब देखिए ये जो रेटिंग होता है ना, तो हो सकता है आपके पास सर्किट में जो प्रॉब्लम हो, उस प्रॉब्लम में जरूरी नहीं है कि हीटर के क्रॉस 200 वोल्ट ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो। ओके, तो एक काम कीजिएगा, सबसे पहला काम आप ये कर सकते हैं कि इस रेटेड पावर से गिवन एलिमेंट के क्रॉस का रेजिस्टेंस, गिवन एलिमेंट का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है। पावर का अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा कि पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर है, तो रेजिस्टेंस आर की वैल्यू कितनी है? वी स्क्वायर बाय पी के बराबर। यानी कि इसका रेजिस्टेंस कितना है? तो दिस इज 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 100। तो इसका ये मतलब है कि इस हीटर का रेजिस्टेंस 400 है, ये कांस्टेंट है। मतलब कल को इस हीटर के दोनों टर्मिनल के क्रॉस का पोटेंशियल 200 से ज्यादा लगाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, वो फ्यूज हो जाएगा, खराब हो जाएगा। आपने 190 लगा दिया, 180 लगा दिया, 150 लगा दिया, 100 लगा दिया, तो ये पावर अलग कंज्यूम करेगा, लेकिन रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। रेजिस्टेंस कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ओके, तीसरी और आखिरी बात कि ये जो पावर है, दिस पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई। तो करंट आई की वैल्यू क्या है? करंट आई की वैल्यू है पी बाई वी, यानी पावर मैंने लिया था 100 बाई 200, तो 1/2 यानी कि 0.5 एम्पियर। इसको मैक्सिमम करंट के रूप में काउंट करेंगे कि इस हीटर से जो मैक्सिमम करंट आप फ्लो करा सकते हैं वो 1/2 यानी 0.5 एम्पियर का है। उससे ज्यादा करंट मत फ्लो कराइएगा। उससे ज्यादा करंट यदि आप फ्लो कराएंगे तो अगेन हीटर क्या होगा? फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि इससे बड़ा करंट होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस 200 से ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है। तो इफ I इज ग्रेटर देन 0.5 एम्पियर, हीटर विल बी फ्यूज्ड, हीटर विल बी फ्यूज्ड अगेन, ठीक है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग इक्विवेलेंट पावर के बारे में। एक छोटी सी बात है, काफी इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। जैसे मैं फिर से बोलूं कि हमारे पास इस तरीके से दो हीटर्स हैं, या कोई सा भी दो अप्लायंस है, बल्ब भी हो सकता है, रजिस्टर है, जिसमें पहले के क्रॉस पावर रेटिंग है P1 और वोल्टेज है V। मतलब कि जब इसके दोनों टर्मिनल के क्रॉस का V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाएगा तो ये P1 यूनिट का पावर कंज्यूम करेगा, और दूसरा जो हीटर है उसके लिए पावर रेटिंग है P2, V, ठीक है। इस दोनों को हम लोगों ने पैरेलल में लगाया है, और पैरेलल में जिस सोर्स के क्रॉस लगाया है उस सोर्स के लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी है? V। तो ये सोर्स क्या करेगा? सोर्स इसके दोनों टर्मिनल के क्रॉस V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा देगा, ठीक है। तो यहां पर यदि हम लोग इक्विवेलेंट पावर के बारे में बात करें, यानी कि इन दोनों हीटर को हटाकर एक इकलौता सिंगल हीटर लेकर आना हो, तो वो इकलौता सिंगल हीटर भी उतना ही पावर कंज्यूम करेगा जितना ये लोग दोनों मिलाकर कर रहे हैं। तो उस इकलौते सिंगल हीटर के द्वारा कंज्यूम्ड पावर
विल बी कॉल्ड इक्विवेलेंट पावर। और इक्विवेलेंट पावर की वैल्यू कितनी होगी? तो इक्विवेलेंट पावर की वैल्यू इज जस्ट इक्वल टू P1 प्लस P2। P1 प्लस P2 होगा। क्यों? क्योंकि भाई पहले के क्रॉस भी वोल्टेज भी है, दूसरे के क्रॉस भी वोल्टेज भी है, तो एक्चुअल पावर कंज्यूम्ड रेटिंग वाली ही है। जितनी रेटिंग है उतना ही एक्चुअल पावर कंजम्पशन है। तो इक्विवेलेंट पावर P1 प्लस P2 है। लेकिन क्या यहां पे भी ऐसा है? दूसरी साइड हम लोगों ने दो हीटर लगाए हैं, दोनों की रेटिंग वही हीटर्स हैं, P1 भी और P2 भी, लेकिन जिस सोर्स के क्रॉस लगाया है उस सोर्स का भी वोल्टेज है कितना? V वोल्ट का। अब यहां प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। यदि सोर्स का वोल्टेज V है तो इसका मतलब यह है कि एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस कुछ V1 रहा होगा, इसके क्रॉस कुछ एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस V2 रहा होगा, और ये V1 प्लस V2 मिलाकर V होगा। तो अभी आप ऐसे लीनियरली नहीं जोड़ सकते हैं कि इक्विवेलेंट पावर इज P1 प्लस P2, क्योंकि एक्चुअल पावर कंजम्पशन कुछ और है। P1 और P2 रेटेड पावर ही एक्चुअल पावर कंजम्पशन नहीं है। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक्चुअल वोल्टेज V वोल्ट का नहीं मिला है। तो क्या किया जाए? तो सबसे पहले इस सीरीज कॉम्बिनेशन वाली चीज को सॉल्व करने के लिए आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया कीजिए। क्या कीजिए? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। पहले हीटर का रेजिस्टेंस R1 है और दूसरे हीटर का रेजिस्टेंस R2 है। पहले हीटर का रेजिस्टेंस कितना है? तो पहले हीटर के लिए रेजिस्टेंस के लिए पावर P1 इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय रेजिस्टेंस R1, तो रेजिस्टेंस R1 इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय P1 के बराबर होगा। और दूसरे के लिए रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय P2 के बराबर का होगा। सिंपल। तो हमारे पास ये आ रहा है, दिस इज V स्क्वायर बाय P1 प्लस V स्क्वायर बाय P2। ऑलराइट। अच्छा, जैसे मैं एक बार के लिए सारी चीजें बता देता हूं, हो सकता है कल को आपको सिर्फ दोनों के क्रॉस का वोल्टेज का रेशियो पूछ लिया जाए, या दोनों के क्रॉस फ्लो होने वाले एक्चुअल करंट की वैल्यू पूछ ली जाए, या एक्चुअल पावर कंजम्पशन किसी एक के क्रॉस पूछ लिया जाए। तो पहले स्टेप में आपने रेजिस्टेंस निकाल लिया। अब अगला स्टेप क्या करेंगे? तो आप करंट निकाल लीजिए। तो करंट I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये कितना हो गया बताइए? दिस इज V डिवाइडेड बाई, यहां से आप V स्क्वायर बाहर ले सकते हैं, तो दिस इज 1 बाई P1 प्लस 1 बाई P2 होगा। ऑलराइट। ये क्या आ गया हमारे पास? करंट आ गया। एक बार जब आपके पास करंट आ गया तो फिर आप एक्चुअल वोल्टेज कंज्यूम निकाल सकते हैं। एक्चुअल वोल्टेज कंज्यूम निकाल सकते हैं कि एक्चुअली V1 की वैल्यू क्या होगी? तो V1 इज इक्वल टू I टाइम्स ऑफ R1। I की वैल्यू, ये V से V काट देता हूं मैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ रहा है? 1 अपॉन V इंटू 1 बाई P1 प्लस 1 बाई P2 इंटू R1। R1 की वो रही वैल्यू, R1 इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई P1। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख लूंगा बताइए? 1 बाई V तो ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूं दिस इज P1 प्लस P2 अपॉन ये P1 P2 ऊपर ले आता हूं इंटू R1। R1 हमारे पास कितना था? R1 था V स्क्वायर बाई P1, तो ये V से V भी कैंसिल आउट हो गया। तो ये लीजिए, पहले के अक्रॉस जो एक्चुअल वोल्टेज है वो हमारे पास ये P1 से P1 भी कैंसिल आउट हो रहा है, तो दिस इज V टाइम्स ऑफ P2 डिवाइडेड बाई P1 प्लस P2 है। तो दूसरे के अक्रॉस सिमिलरली जो एक्चुअल वोल्टेज होगा V2 वो V टाइम्स ऑफ P1 बाई P1 प्लस P2 होगा। ओके ना? तो हम लोगों ने बातों में सब कुछ निकाल लिया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया, करंट निकाल लिया, एक्चुअल वोल्टेज निकाल लिया। अब यदि आपको पावर चाहिए तो पावर P1 इज V1 इंटू I प्लस V2 इंटू I, मतलब टोटल यदि इक्विवेलेंट पावर चाहिए होगा तो इक्विवेलेंट पावर का मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख दूं। यहां पर याद रखिएगा कि 1 अपॉन P इक्विवेलेंट विल बी 1 बाई P1 प्लस 1 बाई P2। ये रिजल्ट तभी वैलिड होगा, ये रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ तभी वैलिड होगा जब ये दोनों सोर्सेज के क्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंशन्ड है, जो रेटेड है, वो दोनों आइडेंटिकल हैं और वही आपका सोर्स वोल्टेज है, वही आपका सोर्स वोल्टेज है। समझ रहे हैं? तो यहां पे जो इक्विवेलेंट पावर है, इक्विवेलेंट पावर इज P1 P2 बाई P1 प्लस P2, ऐसा भी लिख सकते हैं। हम लोगों ने वोल्टेज निकाल लिया है, करंट निकाल लिया है, एक्चुअल पावर जो इसके क्रॉस एक्चुअल पावर है, पावर एक्चुअल दैट इज इक्वल टू V1 इंटू I होगा, और इसके क्रॉस जो पावर एक्चुअल है वो V2 इंटू I के बराबर होगा। ठीक है ना? सिंपल। आगे बढ़ते हैं।
हाँ भाई, तो नेक्स्ट है मैक्सिमम पावर डेसिपेशन थ्योरम। ठीक है, क्या है ये, सुनिएगा। देखिए, ये है हमारे पास कोई ऐसी सिंपल सी सर्किट, जिस सर्किट में है एक बैटरी, बैटरी का ईएमएफ है ई, इंटरनल रेजिस्टर है आर, और इसको कनेक्ट कर दिया है इस किसी एक्सटर्नल रेजिस्टर आर से। यदि यहां पे मैं पूछूं कि सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, तो आप बोलेंगे कि ये कैपिटल आर और स्मॉल आर तो सीरीज में कनेक्टेड है, क्योंकि जो करंट इस एक्सटर्नल आर से वही करंट इंटरनल आर से। तो सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ऑलराइट, एक्सटर्नल आर के थ्रू फ्लो होने वाला करंट क्या है, या कहीं से भी फ्लो होने वाला करंट कितना है, तो करंट आई इज इक्वल टू ईएमएफ डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट, यानी ई बाई आर प्लस स्मॉल आर। ओके, ये करंट है। करंट है तो पावर अक्रॉस रजिस्टर आर कितना है, तो पावर है आई स्क्वायर इंटू आर के बराबर। ठीक है, यानी पावर इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, ये है पावर अक्रॉस रजिस्टर, ये है पावर अक्रॉस रजिस्टर। ओके, बताइए इस पावर की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, तो इस पावर की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी आप वो सीधा सीधा याद रख सकते हैं, सीधा याद रख सकते हैं। ठीक है, कि फॉर मैक्सिमम पावर डेसिपेशन थ्रू एक्सटर्नल आर, ये जो एक्सटर्नल आर है दैट मस्ट बी इक्वल टू इंटरनल आर। मतलब जो आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया है, यदि ये यहां पर कोई एक नेटवर्क भी होता तो उस नेटवर्क का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता इंटरनल, उतना ही एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होना चाहिए। इसी सिचुएशन में सर्किट में फ्लो होने वाला करंट भी मैक्सिमम होगा, और हेंस करंट मैक्सिमम होगा तो पावर इज आई स्क्वायर आर। ठीक है ना। तो उस सिचुएशन में आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 2R। ठीक है, या आप इसी को 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। करंट कितना होगा, तो करंट विल बी मैक्सिमम विच इज इक्वल टू ई बाई 2R, और पावर मैक्सिमम कितना होगा, तो पावर मैक्सिमम होगा ई स्क्वायर। पावर मैक्सिमम कितना होगा, तो मैं इसको इधर लिखता हूं, पावर मैक्सिमम होगा ई स्क्वायर बाई 4R स्क्वायर इंटू आर, आर से आर कैंसिल आउट हो गया, ई स्क्वायर बाई 4R। ठीक है, बस यही छोटी सी बात है मैक्सिमम पावर डेसिपेशन थ्योरम में, कि एक्सटर्नली जो कनेक्टेड आर है वो नेटवर्क में जो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके बराबर का होना चाहिए। सर्किट में फ्लो होने वाला करंट भी मैक्सिमम होगा और पावर भी मैक्सिमम होगा। हाँ, नेक्स्ट मच अवेटेड और सबसे इंपॉर्टेंट किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ, ठीक है, क्या है किरचॉफ्स लॉ, सुनिएगा। तो किरचॉफ के 2 नियम हैं, 2 रूल हैं इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के कॉन्टेक्स्ट में। क्या है 2 रूल, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है किरचॉफ्स करंट रूल, केसीएल, या इसी को हम लोग कहते हैं जंक्शन रूल। ठीक है, तो काफी सिंपल सी बात है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज मच अवेटेड किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, देखिए इस टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन तो आता ही आता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी से यदि 2 भी सवाल आ रहा है तो हो सकता है कि एक सवाल इसी किरचॉफ्स लॉ पर ही बेस्ड हो। ठीक है, काफी आसान है। कई बार तो सिर्फ सिंपल स्टेटमेंट ही पूछ लिया जाता है कि स्टेट किरचॉफ लॉ। ठीक है, तो चलिए एक एक करके डिफाइन करते हैं। 2 रूल है इलेक्ट्रिकल सर्किट के कॉन्टेक्स्ट में, किरचॉफ्स के 2 रूल हैं। पहला है किरचॉफ्स जंक्शन रूल, इसी को हम लोग केसीएल बोलते हैं शॉर्ट में। कहां एप्लीकेबल होता है, तो किसी भी जंक्शन पर एप्लीकेबल होता है। जंक्शन का मतलब जहां पर एक से ज्यादा नए रास्ते निकलते हो। ठीक है, जैसे इधर से आने वाले करंट के पास जब यहां पहुंचेगा तो उसके पास 3 रास्ते होंगे, तो दिस इज जंक्शन। वो इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, इधर आ सकता है। तो क्या है केसीएल? केसीएल सिंपल ये है कि समेशन ऑफ करंट एट एनी जंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज 0।
नेट करंट कितना होता है, 0 होता है। कैसे लिखते हैं इसको, तो लिखते ऐसे हैं कि जैसे आप आने वाले करंट के लिए पॉजिटिव साइन असाइन कर लीजिए, तो जाने वाले करंट के लिए नेगेटिव साइन असाइन कर लीजिएगा। समेशन कैसे लिखेंगे, देखिएगा कि ये करंट आ रहा है तो आने वाले के लिए ये प्लस I1 प्लस ये वाला करंट भी आ रहा है तो प्लस I2, ये I3 करंट यहां आ नहीं रहा है, यहां से जा रहा है तो प्लस माइनस टाइम्स ऑफ I3, I4 करंट भी यहां से जा रहा है तो प्लस माइनस I4, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, आई बात समझ। मतलब I3 यदि ऐसा है तो माइनस टाइम्स ऑफ I3 ऐसा है, I4 यदि ऐसा है तो माइनस टाइम्स ऑफ I4 ऐसा होगा, है ना। तो ये समेशन ऑफ करंट कितना है, 0 है। आप इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं कि I1 प्लस I2 बराबर है I3 प्लस I4 के, तो इसी को लिख लेते हैं दिस इज समेशन ऑफ करंट इनकमिंग, वो करंट जो इस जंक्शन पर आ रहा है दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ करंट आउट गोइंग। लॉजिकल भी है भाई, इस जंक्शन पर कोई चार्ज स्टोरेज डिवाइस थोड़ी है, जितना चार्ज पर सेकंड आएगा उतना ही चार्ज पर सेकंड इस जंक्शन से चला भी जाएगा। तो किस पर बेस्ड है ये, तो इट इज बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन, याद रखिएगा इट इज बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन। ठीक है, बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, दूसरी बात, किरचॉफ्स वोल्टेज रूल। वोल्टेज रूल क्या है, तो वोल्टेज रूल हम लोग किसी लूप में लगाते हैं, किसी लूप में, लूप मतलब जो बंद लूप, ठीक है। जैसे इस बंद लूप में मैंने ये 3-4 बॉक्सेस दिखा रखे हैं, इस बॉक्स के अंदर आपका कुछ भी हो सकता है। आपके सीबीएसई या आईसीएसई के एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस में बॉक्सेस में या तो बैटरी डला होगा या नहीं तो या तो बैटरी डला होगा या नहीं तो रजिस्टर डला होगा। जनरली कैपेसिटर या इंडक्टर पर बेस्ड सीबीएसई में नहीं आता है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक, तो क्या है केसीएल, क्या है केवीएल, तो केवीएल ये है कि जैसे यहां पर कोई एक चार्ज पार्टिकल है, तो ये चार्ज पार्टिकल यदि इस लूप में पूरा घूम जाए, इस लूप में ये चार्ज पार्टिकल पूरा घूम जाए, तो कुछ एलिमेंट्स के अक्रॉस जब ये चार्ज पार्टिकल चलेगा तो इसकी एनर्जी बढ़ेगी यदि वो सोर्स के अक्रॉस चल रहा होगा, और यदि वो किसी लोड के अक्रॉस चलेगा तो उसकी एनर्जी घटेगी। तो किरचॉफ्स वोल्टेज रूल हमें ये कहता है कि जितनी एनर्जी बढ़ेगी उतनी एनर्जी घटेगी, यानी जब वो किसी सोर्स के अक्रॉस चलेगा तो जितनी एनर्जी गेन करेगा, लोड के अक्रॉस वो चल के उतनी ही एनर्जी डेसिपिएट कर देगा। ओके, एनर्जी वाली बात समझ में आ रही है। तो इसी को हम लोग कहते कैसे हैं, देखिएगा कि जैसे ये हमारे पास चार्ज पार्टिकल, मान लेते हैं कि इसके पास कुछ इनिशियल एनर्जी है U, ठीक है, इसके पास इनिशियल एनर्जी कितनी है, U है। तो ये जो चार्ज पार्टिकल यहां से जब चलना स्टार्ट किया, तो ये देखिए ये V1 बॉक्स के अक्रॉस इसकी लोअर साइड से हायर साइड की तरफ जा रहा है। तो जब ये इसकी लोअर साइड से हायर साइड की तरफ जाएगा तो ये कुछ एनर्जी गेन कर लेगा। कितनी एनर्जी गेन कर लेगा, Q इंटू V1 के बराबर, Q इंटू V1 के बराबर। फिर ये आगे बढ़ा, इसके रास्ते में V2 नाम का दूसरा बॉक्स आया, मतलब दूसरा बॉक्स आया जिसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना V2 है। तो V2 में हायर से लोअर साइड जा रहा है, जब वो हायर साइड से लोअर साइड जाएगा तो उसकी एनर्जी घटेगी। आ रही बात समझ में, कितनी घटेगी, तो माइनस टाइम्स ऑफ Q इंटू V2, क्योंकि जब वो लोअर से हायर जा रहा था तो एनर्जी बढ़ रही थी, तो इसीलिए मैंने प्लस लिखा। तो हायर से लोअर जाने में एनर्जी घटेगी, कितने से घटेगी, तो माइनस टाइम्स ऑफ चार्ज Q इंटू उस बॉक्स के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस V2। फिर ये तीसरा बॉक्स आया, तो तीसरे बॉक्स में फिर से लोअर से हायर जा रहा है, तो प्लस Q टाइम्स ऑफ V3। और ये चौथा बॉक्स, इसमें फिर से वो हायर साइड से लोअर साइड जा रहा है, तो माइनस टाइम्स ऑफ Q इंटू V4। दिस इज इक्वल टू, मैं कितना लिखूंगा, 0 लिखूंगा। क्यों लिख रहा हूं 0, क्योंकि यही तो रूल है कि जब वो इस लूप में हर एलिमेंट के क्रॉस घूम चुका होगा तो वो कोई एनर्जी गेन वेन नहीं कर लेगा, जितनी एनर्जी गेन करेगा उतनी एनर्जी लूज कर देगा। ठीक है, तो ये Q से Q कैंसिल आउट हो गया। तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं कि दिस समेशन ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच एलिमेंट इन अ क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज 0। बस वो पोटेंशियल ड्रॉप आप बकायदा साइन कंसीडर करते हुए लिखिएगा। ठीक है, क्या है स्टेटमेंट, मैं एक बार फिर से बोल दूं कि समेशन ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच एलिमेंट इन अ क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज 0। ठीक है, किस पर बेस्ड है ये, तो इट इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। किस पर बेस्ड है, एनर्जी कंजर्वेशन पर।
सिंपल है ना। चलिए ये देख लीजिए इसको लगाते कैसे हैं, मतलब इसको अप्लाई कैसे करेंगे। तो ये जब आप केवीएल लगा रहे हैं किसी रजिस्टर के क्रॉस, जब आप केवीएल किसी रजिस्टर के क्रॉस लगा रहे हैं जिसका रेजिस्टेंस आर है, इसमें फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू आई है, ठीक। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि यदि आप इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जाएंगे तो वोल्टेज का लॉस होगा माइनस आई आर लिख दीजिएगा। मेरे कहने का मतलब है कि इस पॉइंट का नाम मैं यदि x निकाल दूं, इस पॉइंट का नाम मैं यदि y निकाल दूं, तो x पर पोटेंशियल ज्यादा बड़ा होगा और y पर पोटेंशियल कम होगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि Vx माइनस आई आर इज इक्वल टू Vy होगा। जैसे मान लीजिए ये 10 है, ये 2 है, तो मैं कहना चाह रहा हूं 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2। और यदि आप ऐसा चल पड़े केवीएल लगाते हुए, जब आप लूप में घूम रहे हैं, तो हो सकता है आप y से x की तरफ आएंगे, तो y से x की तरफ आएंगे तो इन दी डायरेक्शन अपोजिट टू करंट कहलाएगा, तो प्लस आई आर लगाइएगा। यानी क्या लिखिएगा, तो Vy प्लस आई आर इज इक्वल टू Vx। ठीक, ये तो पहला रजिस्टर के क्रॉस था। दूसरा हम लोग बात कर रहे हैं बैटरी के क्रॉस। बैटरी का ईएमएफ है E, इस पॉइंट का नाम मैं x लिख देता हूं, इस पॉइंट का नाम y लिख देता हूं। बैटरी के लिए बस सिंपल सी एक बात याद रखनी है कि बैटरी के लिए आपको दूसरे प्लेट का साइन लिखना होता है। जब आप x से y जा रहे हैं तो पहला प्लेट बड़ा वाला पॉजिटिव, दूसरा प्लेट छोटा वाला नेगेटिव। तो जब आप x से y जाएंगे तो माइनस ई लिखिएगा। क्या लिखिएगा, माइनस ई। और जब आप y से x आएंगे तो पहला प्लेट छोटा वाला, दूसरा प्लेट बड़ा वाला, तो प्लस ई लिखिएगा। ओके, मेरे कहने का मतलब है कि Vx माइनस ई इज इक्वल टू Vy या Vy प्लस ई इज इक्वल टू Vx। ठीक, चलिए प्रॉब्लम करेंगे तो और समझ आएगा। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, हाँ भाई, तो लास्ट है हमारे पास व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज हमारे पास 5 रजिस्टर का एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें हमारे पास टोटल 4 टर्मिनल होते हैं। 4 टर्मिनल होते हैं और 5 रजिस्टर होते हैं। कौन कौन से हैं 4 टर्मिनल, देखिए तो ये है पहला टर्मिनल, ये है दूसरा टर्मिनल, ये तीसरा और ये चौथा। इन 4 में से 2 टर्मिनल ऐसे होते हैं जिससे 3 रजिस्टर कनेक्टेड होते हैं। कौन कौन सा, ये वाला और ये वाला। बाकी के 2 टर्मिनल ऐसे होते हैं जिससे 2 ही रजिस्टर कनेक्टेड होते हैं। कौन कौन सा, तो ये वाला और ये वाला। इसके 2 पॉसिबल स्टेट एग्जिस्ट करते हैं, एक होता है बैलेंस्ड स्टेट और दूसरा होता है अनबैलेंस्ड स्टेट, सॉरी इम्बैलेंस्ड स्टेट। तो 99.99% क्वेश्चंस बैलेंस्ड स्टेट पर ही बेस्ड होते हैं। क्या मतलब होता है बैलेंस्ड स्टेट का, तो बैलेंस्ड स्टेट कहने का मतलब होता है पॉइंट बी का पोटेंशियल इज सेम एज पॉइंट सी का पोटेंशियल। बी का पोटेंशियल इज सेम एज सी का पोटेंशियल। बी और सी का पोटेंशियल क्या है, सेम। यदि बी और सी का पोटेंशियल सेम है तो करंट का फ्लो कहां होता है, करंट का फ्लो होता है हमेशा उसके हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। करंट का फ्लो हायर से लोअर होता है। अब यदि बी और सी का पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब है कि करंट इन R5 कितना होगा, तो करंट इन R5 होगा 0। R5 से कोई भी करंट नहीं है, सिंपल। R5 से कोई भी करंट नहीं है, इसका मतलब ये हुआ, कि R5 को आप हटा दीजिए। R5 को आप हटा देंगे तो ये चारों रजिस्टर्स ऐसे कनेक्टेड दिखाई देंगे। कैसे, ऐसे कनेक्टेड दिखाई देंगे। मतलब ये है R1, ये है R3, ये है R2, ये है R4। R1 R3 R2 R4, R1 और R3 सीरीज में, R2 और R4 सीरीज में, और ये लोग दोनों आपस में एक दूसरे के साथ पैरेलल में, खत्म। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि कैसे पहचाने बैलेंस्ड है या इम्बैलेंस्ड है। तो उसके लिए जो कंडीशन है, कंडीशन भी काफी ज्यादा आसान है। कंडीशन ये है कि दिस रेजिस्टेंस R1 डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टेंस R2 मस्ट बी सेम एज दिस रेजिस्टेंस R3 डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टेंस R4। ठीक है, यदि आपको ऐसा दिखाई देता है, जैसा 99.99% क्वेश्चन में, CBSE ICSE में तो 100% केसेस में इसी पर बेस्ड प्रॉब्लम आते हैं। ठीक है, तो ये यदि आपको दिखाई दे रहा है तो R5 हटा के सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि इसको कई बार प्रूव करने के लिए पूछ दिया जाता है कि प्रूव करके बताइए बैलेंस स्टेट के लिए कंडीशन। तो प्रूफ भी काफी आसान है। आप इस बैटरी से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू का नाम निकाल दीजिए I। ये करंट यहां से I से A तक पहुंचा,
इस रास्ते फ्लो होने वाला करंट है I1, इस रास्ते फ्लो होने वाला करंट है I2। तो पॉइंट बी पर हम लोग ये मानकर प्रूफ कर रहे हैं कि बी और सी का पोटेंशियल सेम है। तो सारा का सारा करंट चला गया I3 से I1 और फिर सारा का सारा करंट चला आया R4 से। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि इफ पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज सेम एज पोटेंशियल एट पॉइंट सी, ठीक। तो इस लूप को देखिएगा जरा, ए बी सी ए, इन लूप ए बी सी ए, इन लूप ए बी सी ए बी सी ए में जरा लगाइए एक बार केवीएल। तो पहले आप ए से बी की तरफ जा रहे हैं, कैसा जा रहे हैं? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हैं। तो हम लोग लिखेंगे माइनस टाइम्स ऑफ I1 इंटू R1। कहां आ गए? बी पर आ गए। फिर बी से सी की तरफ गए, इस रास्ते में कोई करंट ही नहीं है तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। फिर सी से ए की तरफ आए, जब आप सी से ए की तरफ आए तो इन द डायरेक्शन अपोजिट टू करंट आए, तो अपोजिट टू करंट आए तो प्लस I2 इंटू R4, दिस इज इक्वल टू 0। तो बताइएगा जरा यहां से I1 बाई I2 की वैल्यू कितनी आई? सॉरी, बताइएगा जरा यहां से I2 बाई I1 की वैल्यू कितनी आ रही है? तो R1 बाई R4 आ रहा है। सॉरी, ये R2 लिखा हुआ है, माय बैड, ये R2 है, ये R2 है, ये R2 है, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा लूप ले लेते हैं, कौन सा? तो इन लूप, ये दूसरा वाला बी डी सी, बी डी सी बी में, बी डी सी बी में, फिर से बी से डी की तरफ जाइए तो इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट, इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट तो माइनस टाइम्स ऑफ I1 इंटू R3, ठीक। और फिर लास्ट इज डी से सी की तरफ आइए, तो डी से सी की तरफ मतलब कि इन दी डायरेक्शन अपोजिट टू करंट, तो प्लस टाइम्स ऑफ I2 इंटू R4, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से फिर से बताइएगा जरा कि I2 डिवाइडेड बाई I1 की वैल्यू कितनी आ रही है? तो R3 बाई R4 आ रहा है, ठीक है। यही हमारा कंडीशन है कि I2 बाई I1 इज सेम एज R1 बाई R2 इज सेम एज R3 बाई R4। तो इन दोनों से आप ये वाली बात कह सकते हैं, ठीक है। अब प्रूफ करने के लिए हम लोगों ने पहले ही मान लिया था कि B और C का पोटेंशियल सेम है, तो करंट को हम लोग R5 से ना भेज करके सीधा R3 से आगे भेज देते थे सारा का सारा करंट। उसके हिसाब से जो कंडीशन बन रहा है वो ये बन रहा है। तो यदि आपको शुरुआत में भी ऐसा दिख जाए, शुरुआत में ही ऐसा दिख जाए, इसका मतलब क्या है कि सारा का सारा करंट ये ऐसा ऊपर, ये ऐसा नीचे, ठीक है। अच्छा, यदि मैं रजिस्टर A से D की तरफ लगा दूं तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं कहलाएगा, ओके ना, ठीक। व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्टेक्स्ट में एक और बात याद रखिएगा कि यदि इस R5 को बैटरी से और बैटरी को R5 से रिप्लेस कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी वो स्टिल एक बैलेंस्ड, मतलब एक व्हीटस्टोन ब्रिज ही कहलाएगा। बैलेंस्ड है तो बैलेंस्ड ही रहेगा, ओके। चलिए